बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारक और मैं हूं इशाल सुलेमान। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे इस उम्मीद के साथ कि आप सब अच्छे होंगे, खुशबाश होंगे। वैसे हम आपके लिए हर प्रोग्राम के आगाज़ में एक अच्छी खबर, एक अच्छी रिसर्च लेकर आते हैं। आज भी हम एक खबर आपके लिए लेकर आए हैं जो कि बहुत ज़रूरी है और ये माह रमज़ान की आमद है, उसी से जुड़ी ये खबर है। मस्जिदुल हराम में तरावी की तादाद और एतकाफ़ से मुताल्लिक नए अहकामात जारी कर दिए गए हैं। ये आप लोगों के साथ शेयर करना इसलिए ज़रूरी है कि पूरी दुनिया जो है वो सख्त फैसले कर रही है, और जब मस्जिदुल हराम की बात आती है तो हम मुसलमान जो हैं बहुत ज़्यादा उसके साथ मुंसलिक हैं। हम देख रहे होते हैं कि वहाँ पर क्या फ़ैसले किए जा रहे हैं, खुसूसी तौर पर रमज़ानुल मुबारक के हवाले से। तो आलमी वबा के बायस माह मुक़द्दस में तरावी जो है वो 10 रकत पर अब मुश्तमिल होगी और एतकाफ़ की इजाज़त भी इंशाअल्लाह अब नहीं दी जा रही है। और ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बरकतों और रहमतों वाले महीने की आमद है। हरीमैन शरीफैन अमूर के सरबराह इमाम अब्दुर्रहमान अस-सुद्दैस ने रमज़ानुल मुबारक में तरावी, इत्तिकाफ और इफ्तारी से मुतालिक अहम अहकाम जारी कर दिए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि वहाँ पर इतनी सख्ती की जा रही है और SOPs का ख्याल रखा जाएगा। हम लोगों ने भी ख्याल रखना है। इस बरस मस्जिदुल हराम में नमाज तरावी 10 रकात पर मुश्तमिल होगी, जिसके बाद 3 वितर बाद जमात अदा किए जाएंगे। और आपको हम ये भी बता रहे हैं कि इज्तिमाई दावत इफ्तार और जमजम की सप्लाई भी बंद रखी जाएगी। हाँ जी बिल्कुल। आखिरी अशरे में इत्तिकाफ की इजाज़त भी नहीं दी जा रही है। रोज़ादारों को मजमूई अफ्तार की बजाय इनफरादी तौर पर अफ्तार और जमजम की बोतलें पेश की जाएंगी। और नमाज तरावी के हवाले से भी यही बताया जा रहा है कि मुकर्रर करदा जो जगह हैं सिर्फ वहीं पर अदा की जा। और ऐसे ही है उम्रा ज़ायरीन के लिए भी यही है कि मुताफ में सिर्फ उनको जाने की इजाज़त होगी। बैतुल्ला शरीफ को छूने की भी इजाज़त नहीं दी जा रही है और हरम शरीफ में दाखिले की इजाज़त खुसूसी मोबाइल ऐप के ज़रिए ही मुमकिन होगी। ये वो चीज़ें हैं जो सामने आई हैं, जो उन्होंने एक रूल्स बनाए हैं, SOPs बनाए हैं। और हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमने आज भी इबादत की रात है, इबादत करनी है। हम शब बरात है, हम कबूर की तरफ जाते हैं, कब्रों की तरफ जाते हैं, कब्रिस्तानों की तरफ जाते हैं। हमने SOPs का खास ख्याल रखना है। हर मुल्क अपने मुताबिक जो है ये फैसले कर रहा है। हमें भी जो फैसले किए जा रहे हैं उन पर मिनो अमल करना है। बिल्कुल। और यहाँ फैसले ये हैं कि फौरी तौर पर जिन पर नाफिजुल अमल भी किया जाएगा। सरबराह नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर असद उमर की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ। वबा पर काबू पाने के लिए 5 अप्रैल से शादी की तकरीबात पर इंडोर हो चाहे आउटडोर हो मुकम्मल पाबंदी का फैसला कर लिया गया है। और समाजी, कल्चरल, सियासी, खेलों की जो तकरीबात हैं उन पर भी पाबंदी होगी। और सूबों को NCOC की जानिब से वैक्सीनेशन के टारगेट्स पूरे करने की हिदायत भी की गई। अब हम ये देख रहे हैं कि लाहौर के अंदर अगर हम कल जो हमारे पास NCOC की रिपोर्ट सामने आई थी गुज़श्ता 24 घंटों की, उसके मुताबिक 23% जो है शरह पाई जा रही है कि जो टेस्ट किए जा रहे हैं उनके मुताबिक। और ये भी हमजा कर दिया गया है कि अगर कोई मास्क नहीं पहनेगा, खिलाफ वर्जी करेगा तो उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया जाएगा। उसे जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है, इसलिए खुदारा एहतियात कीजिए। हाँ, और आज मैंने लोगों को देखा आते हुए कि लोगों के पास अगर मास्क नहीं था तो उन्होंने कपड़े जो है वो लपेट रखे थे। और इसी तरीके से अगर हमने मानना था तो ये फिर पहले ही कर दिया जाता कि आपको जब जुर्माने होंगे। इस हवाले से जो पूरी सूरत हाल है बात करेंगे। मारूफ वायरोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर फैसल महमूद साहब। डॉक्टर फैसल महमूद साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, हमने स्मार्ट भी किया, हमने कोशिश की कि लोगों को आगाह भी किया जाए इस वायरस के हवाले से, लेकिन फिर भी केसेस दोबारा से बढ़ना शुरू हो गए हैं। तीसरी लहर है, UK वेरिएंट बच्चों पर इतना असरअंदाज कैसे हो रहा है सर? सो देखिए, UK वेरिएंट बच्चों पे ज्यादा नजरअंदाज नहीं हो रहा। वो ये रहा है कि बच्चे इस वेव के अंदर ज्यादा बाहर निकल रहे हैं। पहले जो वेव थी उसके अंदर स्कूल बंद थे, अब स्कूल खुले हुए हैं तो बच्चे अभी ज्यादा एक्सपोज हो रहे हैं। मगर अगर यूं देखा जाए कि बच्चों की शरह और बड़ों की शरह में फर्क कितना है तो तकरीबन इतना ही है दोनों के अंदर। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, ये भी कहा जा रहा है कि अस्पतालों में जो कोरोना के इंतहाई निगहदाश्त वाले वार्ड्स हैं उनमें मजीद मरीजों के लिए जगह नहीं बची है। क्या हालात इस कदर संगीन हो चुके हैं? जी, तो अब इस बात में ये जरूर है कि मैं तो कराची के अंदर हूँ, अलबत्ता जहाँ पे हालात में बुरे नहीं है। अलबत्ता लाहौर में बिल्कुल मैंने नहीं सुना इस्लामाबाद के अंदर के हालात बहुत ही भरे हुए हैं, अस्पताल बिल्कुल भरे हुए हैं और जगह बिल्कुल भी नहीं मिली लोगों को। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा क्योंकि इस वक्त जो है इस्लामाबाद की सूरत हाल देखें, लाहौर की देखें तो सूरत हाल जो खासी कशीदा नज़र आती है। सरकारी सतह पर यह कह तो दिया गया कि दफातर में जो 50% हाजिरी है उसको यकीनी बनाया जाए,
आप क्या समझते हैं, डॉक्टर होने के नाते क्या सजेस्ट करेंगे, क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि ऐसा हो नहीं पा रहा? देखिए, आई थिंक सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि लोग कम से कम मिलें, और उसको अचीव करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। या फिर आप पूरे लॉकडाउन पे जाएं, जिसके अपने भी मसले मसाले होते हैं, या फिर आप लोगों की जो डेंसिटी, जितने लोग आ रहे हैं उसको ज़रा कम करें। जो 50% जो पॉलिसी है, अगर मुमकिन हो तो डेफिनेटली इससे आपके कम तो होंगे रेट। याद रखें, अगर आपने सब कुछ आज बंद भी कर दिए तो अगले 2 हफ्ते तक आपके रेट बढ़ते रहेंगे, जब तक ये जिनको लग चुका है उनको तो अभी असरात आए नहीं ना। अच्छा, ठीक है डॉक्टर साहब, हमने पिछले साल भी यही देखा था कि इसी दौरान यही महीने थे जब कोरोना वायरस बढ़ना शुरू हो गया, हमें लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ा था। मौसम के साथ इसका कोई वाज़ेह ताल्लुक है? आई डोंट थिंक मौसम का ताल्लुक तो बिल्कुल है, मगर ऐसा नहीं है कि मौसम तब्दील हुआ है तो ये वायरस ज़्यादा है। याद रखें कि अगर ये वायरस जो है एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, यानी कि कुछ लोगों को लगता है फिर वो दुगना, फिर 4 गुना, फिर 8 गुना बढ़ता है, और फिर एक दफ़ा इसके इतने केसेस हो जाते हैं तो ये बस बढ़ता चला जाता है आपके पॉपुलेशन में। इत्तेफाकन पिछली दफ़ा वो आया है लाहौर में या पाकिस्तान में इसी टाइम के अंदर, और अब हमने देखा है कितने सारे लोगों को लगा इस साल। डॉक्टर साहब, जैसा कि अब हम देख रहे हैं कि कल से 50 साल से ज़ायद अफराद के जो वैक्सीनेशन है वो भी शुरू कर दी गई है अफराद को, लेकिन अभी भी मुल्क में जो हम देख रहे हैं वैक्सीनेशन का अमल खासा सुस्त नज़र आ रहा है। क्या समझते हैं आपकी हुकूमत को ज़्यादा इक़दामात बढ़ाने नहीं चाहिए ताकि बच्चों तक भी वैक्सीनेशन जल्द से जल्द पहुँच सके? देखिए, बच्चों तक वैक्सीनेशन तो अभी नहीं पहुंच सकती, क्योंकि इसके अभी तक स्टडीज नहीं हुए, इसके अभी तहकीक चल रही है बच्चों के अंदर, और 16-18 साल से ज्यादा लोगों को ही लग सकती है। और वही बात है कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं, एंड आई थिंक ये हम सबका फर्ज है कि हम सब जो जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा, उन सबको बोलें कि प्लीज जाके अपने फटाफट जाके वैक्सीन लगाएं, क्योंकि यही एक और तरीका है इस बारे से बचने की। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, आखिर में सिर्फ ये बता दीजिएगा कि हम एहतियात नहीं कर रहे इसलिए कोरोना वायरस फैल रहा है लोगों के लिए, या फिर तीसरी लहर है, कोरोना वायरस ने तो फैलना ही है, जिसको होना है वो होना है? ये इस तासुर को जरा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। नहीं, तो आप ये इसका आंसर पहला वाला है कि हम एहतियात नहीं कर रहे, इससे ये वायरस फैल रहा है। ये वायरस अगर आप लोगों से दूर रहेंगे, हुजूम में नहीं जाएंगे, मास्क पहनेंगे तो वायरस नहीं लगता। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने एहतियात की है और कोई वायरस नहीं लगा है। तो ये ऐसे नहीं है कि होना ही होना है, अगर एहतियात करेंगे तो ये नहीं फैलेगा। बिल्कुल ठीक है, एहतियात करेंगे तो ये वायरस नहीं फैलेगा। डॉक्टर फैसल महमूद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, सुबह सवेरे पाकिस्तान से बात कर रहे थे। और ऐसा नहीं है कि जिसको होना है उसको होना ही है, अगर आप एहतियात करेंगे तो आप इस वायरस से बच सकते हैं। इस हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने भी कुछ गुफ्तगू की है, अपनी सेहत के हवाले से भी बताया है, वो भी देख लेते हैं हम। 1 साल पूरी एहतियात की तो मैं बचा रहा। जब सेनेट का इलेक्शन आया तो सेनेट के इलेक्शन के अंदर मेरी से वो एहतियात नहीं की गई जो मुझे करनी चाहिए थी, और मुझे भी ये बीमारी हो गई। देखिए, ये जो तीसरी पीक आई है, ये पहली 2 पीक से ज्यादा शिद्दत वाली पीक है, और मैं आप सबसे ताकीद करता हूँ कि इसके ऊपर बहुत एहतियात की जाए। जो SOPs हैं, मसलन ये जो आप मास्क पहनते हैं, इसके ऊपर पूरी कोशिश करें और दूसरों को भी कहें, क्योंकि हम बंद नहीं कर सकते अपना मुल्क, हम लॉकडाउन नहीं कर सकते, हमारे पास वो वसाइल नहीं है कि हम लोगों को बंद कर दें और फिर उनको खाना भी दें और हम उनका ध्यान भी रखें। अल्लाह ने मेरे पे तो बड़ा करम किया है और मेरी बीवी पे बड़ा करम किया है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि एक ऐसी बीमारी है, खुदा ना खास्ता कि ये अगर आपकी सीने में चली जाए, ये बड़ी खतरनाक बीमारी, बड़ी खतरनाक हो सकती है ये बीमारी। और वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं जब तक एहतियात करता रहा तब तक मैं इस वबा से महफूज रहा, लेकिन उन्होंने खुद पॉइंट आउट किया कि मैंने थोड़ी सी जो है, मैंने 1 साल तक एहतियात की है तो मैं महफूज रहा, 1 साल के बाद जब मैंने एहतियात छोड़ दी तो मैं इससे इन्फेक्ट हो गया। तो हमें भी मेरे ख्याल में एहतियात ही से अपने आप को महफूज रख सकते हैं हमें, और हमें रखना भी चाहिए। और अब तो ठीक है, लाहौर में आप बाहर निकलें और मास्क अगर आप नहीं पहनेंगे तो फिर आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा, आपको जुर्माना। और मेरे ख्याल में आप लोगों को गैर जरूरी बाहर निकलना भी नहीं चाहिए। हालात अगर इस तरह के पैदा हो गए हैं तो आप घरों में महदूद हो जाएं, क्योंकि कहा यही जा रहा है कि जो महदूद है वही महफूज है। तो घरों में महदूद हो जाइए, गैर जरूरी घर से बाहर ना निकलिए, और अगर आप निकलते हैं तो आप मास्क का इस्तेमाल जरूर लाजमी करें। और जो भी SOPs हैं, अब तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल क्योंकि हम लोगों ने छोड़ दिया था, दोबारा से शुरू करते हैं। तीसरी लहर बहुत खतरनाक है, हाथ जो है साबुन से बार बार धोएं। पिछले साल जो हम लोग आपको बता रहे थे और जो NCOC की जानिब से, डॉक्टर हजरात की जानिब से हमें बताया जा रहा था, उन तमाम SOPs पर दोबारा से अमल दरामद करना शुरू कर दें। चलें जी,
आगे बढ़ते हैं चाल, कुछ सियासी कशीदगी की बात करते हैं। सियासी कशीदगी भी बढ़ती जा रही है, इख्तिलाफात जो हैं वो भी बढ़ते चले जा रहे हैं। बाहमी इख्तिलाफात के बायस अपोजिशन इत्तेहाद आखिरी दमों पर पहुंच गया है, जिसके बाद हुकूमती सफ़ों में खुशी के शादियाने बज रहे हैं। बिल्कुल, उनको तो अब बिल्कुल रिलैक्स है ना, पैदर पे नाकामियों से दिल बर्दाश्ता। PDM की जो क़यादत है उसकी तबीयत भी अब कुछ नासाज है। सरबरा JUIFA मौलाना फजलुर रहमान साहब और नायब सदर नून लीग मरीम नवाज साहिबा ने तबीयत ख़राब होने के बाद तमाम सियासी सरगर्मियाँ बिल्कुल मनसूख। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि दोनों रहनुमाओं के कोरोना टेस्ट जो हैं वो मनफी आए हैं। हालांकि उनकी तबीयत ख़राब है लेकिन कोरोना टेस्ट बहरहाल उनके मनफी हैं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि तेज़ बुखार है, गले में दर्द भी है और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो है चेयरमैन सेनेट के इंतखाब को लेकर जो जंग शुरू हुई थी, फिर भी तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी मरियम नवाज उस पर बोली हैं। हाँ, उस पर बातचीत भी हुई है। अपोजिशन लीडर के इंतखाब पर आकर ये जो शिद्दत थी आ गई है इस पूरे मामले के अंदर। और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने गुज़श्ता रोज़ नून लीग की मरकज़ी नायब सदर मरियम नवाज साहिबा की तनकीद पर जवाबी कुछ वार किए और उनका कहना है कि हमें हर ताने का जवाब तो देना आता है। PDM किसी की जागीर नहीं है, ना बच्चों का खेल है जो कह दिया कि लॉन्ग मार्च नहीं हो रहा। तो इस हवाले से कुछ बातें दोनों तरफ से आ रही हैं। जी हाँ, मरियम नवाज हफ्ते के रोज़ लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू भी कर रही थी और उन्होंने पीपल्स पार्टी पर खूब अपना गुस्सा निकाला, बरस रही थी वो। उनका कहना था कि खुशी है कि लकीर खिंच गई है, सफ़ बंदी हो गई है, भारी होना सबको आता है उनका कहना था, लेकिन हम भारी होना सबको आता है लेकिन बात असूल पर। मरियम साहिबा ने क्या कहा आपको वो सुना देते हैं। पोजीशन जो है वो हुकूमती अरकान, सरकारी अरकान से मिलके बन रहा है। अगर आपने ताबेदारी करनी है, अगर आपने सिलेक्ट होना है तो फिर आपको इमरान खान की पैरवी करनी चाहिए। आधा तीतर और आधा बटेर और कभी ऑपोजिशन कभी हुकूमत, ये नहीं हो सकता। सफबंदी हो गई है, अवाम देख रही है, आपको बाप के लोगों ने वोट दिया है। जाहिर है ये किसके कहने पे हुआ है, पूरी दुनिया ये जानती है। और जहाँ तक सब पर भारी की बात है तो आज मैं भी अपने असूल कुर्बान कर दूं, मियाँ साहब भी अपने असूल कुर्बान कर दें तो हम तो पूरे पाकिस्तान पे भारी हो सकते हैं भाई। बिल्कुल ठीक है, ये गुफ्तगू तो आपने सुन ली, इस पे हम कुछ नहीं कहेंगे। बिलावल साहब ने क्या मशवरा दिया आपको वो सुना देते हैं। मैंने PDM का बुनियाद रखा। मैं तो चाहूँगा कि PDM के इत्तेहाद बरकरार रहे और मैं तो चाहूँगा कि हम हुकूमत को, ना सिर्फ हुकूमत को मगर हर इदारों को अपना दायरा में रहने का जो जद्दोजहद है, हम तो जानते हैं कि वो किसी शॉर्ट टाइम का जद्दोजहद नहीं है। हमें मुसलसल इसमें मेहनत करना है और इसके लिए सबको मिल के साथ काम करना चाहिए। PDM को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूं, मैं डिसएग्रीमेंट को इनकरेज नहीं करना चाहता हूं। जहां हमारा बहुत रिस्पेक्ट है मरियम शरीफ साहिबा से, नून लीग के काफ़ी ओहदेदारों के ये जो बयानबाजी अब हो रहा है, लेकिन साथ साथ मैं PDM को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूं। बिल्कुल ठीक, आपने गुफ्तगू मुलाहिजा की। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। मरियम नवाज साहिबा का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने PDM को किसी और के इशारे पर बुज़दार हुकूमत गिराने की ऑफ़र की थी। क्या इस बात में कोई हकीकत है, सदाकत है? और अगर ऐसा है तो नून लीग ने उस वक्त एहतजाज क्यों नहीं किया था कि ये आप कैसी ऑफ़र कर रहे हैं? देखें, जब भी ऐसी बात होती है तो वो एक डिस्कशन के अंदाज में होती है। कोई फैसला मुसल्लत नहीं कर सकता, सजेस्ट कर सकता है। तो ये सजेशन जो है ये पीपल्स पार्टी की तरफ से मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कई मरतबा आई कि पंजाब में जो है वो अदम एतमाद की तहरीक पेश की जानी चाहिए। तो इस बारे में जो है वो हमारी जो कैलकुलेशन है वो ये है कि पंजाब में इस वक्त वोटों की तकसीम कुछ इस तरह से है कि उसमें अगर क्यू लीग जो है वो PTI गवर्नमेंट से हट जाती है तो वो अक़लियत में चले जाते हैं, क्योंकि टोटल जो है वो 8-10 वोट का फ़र्क है। और अगर वो नहीं हटते तो दूसरी तरफ जो है PMLN और जो पीपल्स पार्टी के वोट हैं वो जिस सतह पे हैं उस वहाँ पे वो 8-10 का फ़र्क जो है वो रहता है। बाकी इंडिपेंडेंट लोग जो हैं वो ऑलरेडी PTI में शामिल हैं। तो इसलिए ऐसी सूरत के लिए ज़रूरी है कि क्यू लीग जो है वो इत्तेहाद को
जो है वो छोड़े। हाँ, खत्म कर। जो कि हमारी असेसमेंट ये है कि चौधरी परवेज़ अली इस काम के लिए तैयार नहीं है। ठीक है। और पीपल्स पार्टी का इस बारे में जो अंदाज़ा है वो दुरुस्त नहीं है। तो राना साहब, कहा तो ये भी जा रहा है कि नून लीग मौलाना फजलुर रहमान पर दबाव डाल रही है कि पीपल्स पार्टी के बगैर ही पीडीएम की तश्कील नौ कर दी जाए। क्या आपकी जमात ने ऐसा कोई मुतालबा किया है? क्या पीपल्स पार्टी के बगैर लॉन्ग मार्च और इस्तीफों का ऑप्शन ज़ेरे गौर है? देखिए, ये बात मुतालबे की नहीं है। एक ऐसा एक्शन, एक ऐसा अमल हुआ है, अगर वो उसी तरह से हुआ है जिस तरह से PMLN जो है वो अलेज कर रही है या PMLN समझ रही है कि सेनेट में लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, वो पीपल्स पार्टी और हुकूमती इत्तेहाद की एक पार्टी जो BAP जिसे बाप कहते हैं जी, उसके वोटों से मुंतखब हुए हैं। अच्छा। अगर ये दुरुस्त है कि हुकूमती इत्तेहाद जो चेयरमैन के इलेक्शन के वक्त संजरानी साहब के साथ मौजूद था, साथ खड़ा था, उसी इत्तेहाद में से कुछ लोग जो हैं वो अब आ जाएं लीडर ऑफ द अपोजिशन को मुंतखब करने के लिए, और लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है उसको मुंतखब करवा दें, तो फिर वो तो बात फिर सिलेक्शन की हो गई ना, कि वो लोग पहले चेयरमैन बनवाएं, उसके बाद वही लोग आगे लीडर ऑफ द जो है वो अपोजिशन बनाएं। लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो उन 49 वोट्स जो PDM के वोट थे, जो यूसुफ रज़ा गिलानी को पड़े, जिनमें से 7 वोटों को गलत तौर पर रिजेक्ट किया गया, वो 49 वोट जो है वो अपोजिशन है। ठीक है। वो लोग जो हैं वो PDM है, उनके वोटों से लीडर ऑफ द अपोजिशन बनना चाहिए, जो जमहूरी आइनी कानूनी असूल है। वो लोग जो 48 संजरानी साहब के साथ खड़े थे, उनमें से ना किसी एक को और ना 6 को ना 10 को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो अब उधर से उठे और इधर लीडर ऑफ द अपोजिशन मुंतखब करवाने के लिए आ जाएं। ये जमहूरियत की नफ़ी है, ये अपोजिशन के किरदार की नफ़ी है। ठीक है। तो अगर ये अमल हुआ है तो फिर पीपल्स पार्टी के पास एक ही रास्ता है कि वो PDM के अजलास में इस अमल को जो है वो विड्रॉ करे, सही, इसके ऊपर माजरत करे और PDM को जो है वो फैसला करने का इख्तियार दे। ठीक है। अगर वो इस अमल के साथ जुड़ी रहती है तो फिर पीपल्स पार्टी की राहें जो हैं वो फिर PDM के से जुदा हैं, फिर PDM से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल ठीक है। सर ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी ने खुद कह दिया है कि PDM का इजलास बुलाया जाए, उन्होंने ये तजवीज़ पेश कर दिया, तो फिर इस बार PDM इजलास का बड़ा एजेंडा क्या होगा? क्या ये होगा कि हुकूमत को घर कैसे भेजना है, या फिर ये होगा कि अपोजिशन लीडर कैसे तब्दील करना है? उसके 2 ही एजेंडे होंगे। नंबर 1, पीपल्स पार्टी ने जो टाइम दिया था इस्तीफ़ों के देने या ना देने से मुतल्लक, उसका वो जवाब देंगे। वो कोई भी जवाब दे सकते हैं। उनकी ये दलील हो सकती है कि इस्तीफ़े देने इस वक्त मुनासिब नहीं है, उसके ऊपर गुफ्तगू हो सकती है। उन्हें ये हक है कि वो राय रखें। ठीक। और दूसरी बात होगी कि आपने जो है वो एक हुकूमती इत्तेहाद में मौजूद जमात के लोगों को साथ मिला के आपने लीडर ऑफ द अपोजिशन की पोजीशन जो है वो संभाली है। ठीक है। ये जो है ये किसी तौर पे भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ये इत्तेहाद की नफ़ी है। ये PDM जो है ये उसको वायलेट करने वाली बात है, और ऐसा ही हुआ है। सही। तो इसके ऊपर अगर पीपल्स पार्टी अपना मौक़िफ़ साबित करने में कामयाब होती है कि जी वो 6 लोग इंडिपेंडेंट थे और वो तो कभी भी हुकूमती इत्तेहाद में शामिल नहीं थे, और उन्होंने तो आज़ादाना तौर पे हमें आके जो है वो शामिल किया है। हाँ जी। तो फिर भी मसला हल हो जाएगा अगर ये वो साबित कर दें कि वो लोग हमारा हिस्सा है, क्योंकि फिर अपोजिशन जो है वो 31 जमा 27 वोट PDM के हमारे साथ हैं। ठीक है। तो ये बन जाते हैं 58। हाँ जी।
तो फिर अगले दिन जो है वो सेनेट में तहरीक अपना जो अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए। ठीक है, सजनानी साहब को जो है वो अपना जो है वो नो कॉन्फिडेंस किया जाए और गिलानी साहब को दोबारा चेयरमैन बना देंगे। बिल्कुल। तो राना सनाउल्लाह साहब, अब जब आपकी पार्टी ने यूसुफ रज़ा गिलानी को सिलेक्टेड कह ही दिया है और आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी को कहीं और से सपोर्ट हासिल है, तो पीपल्स पार्टी को फौरी तौर पर पीडीएम से अलग क्यों नहीं कर दिया जाता? फिर किस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा है? देखें, ये हम जो है ये कोई ऐसे नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि अगर पीपल्स पार्टी ने हुकूमती इत्तेहाद का सहारा लेके ये पोजीशन हासिल की है तो देन ही इज़ नॉट द रियल लीडर ऑफ द अपोजिशन, देन ही इज़ द सिलेक्टेड वन। जबकि वो कहते हैं कि जी हमने तो किसी हुकूमती इत्तेहाद का जो है वो सहारा नहीं लिया, वो तो इंडिपेंडेंट लोग थे। तो आए वो साबित कर दें कि वो इंडिपेंडेंट लोग थे। उन लोगों का पिछला 3 साल का रिकॉर्ड है। तो हमारी तो ये राय है कि वो साबित नहीं कर सकेंगे, लेकिन बहरहाल उन्हें मौका मिलना चाहिए। जब वो ये बात कह रहे हैं तो हम इस बुनियाद पे कह रहे हैं, और अगर ये बुनियाद दुरुस्त साबित हो जाती है, जो कि हमारी नज़र में तो होगी, तो फिर उसके बाद उनको सिलेक्टेड कहने या सरकारी अपोजिशन लीडर कहने में जो है वो क्या हर्ज है? सारी दुनिया कहेगी, फिर हमारा कहना तो कोई उसमें जो है वो उसकी खास अहमियत नहीं होगी, हर बंदा कहेगा, पूरी दुनिया कहेगी। बिल्कुल ठीक है नाउल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, अभी भी इफ देन एल्स स्टेटमेंट ही चल रही है शायद कि अगर वो ये साबित कर देते हैं तो फिर वो ये मामला हो जाएगा, और अगर वो नहीं कर पाते हैं तो फिर उनको कोई जवाब नहीं है कि वो पीडीएम का हिस्सा हैं, क्योंकि उन्होंने। लेकिन हमजा, मेरे ख्याल में ये सिर्फ नून लीग का मौक़िफ़ है, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी आपको लेना चाहिए। हाँ, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी हम आपको जो है बताएंगे कि उनका मौक़िफ़ क्या है। अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर मिलते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान, हम वापस आ गए हैं। हमजा, एक अहम मसला जो तमाम माओं का भी है, तमाम पेरेंट्स का, फादर हैं, मदर हैं, सभी इस चीज़ से परेशान हैं कि आखिर बच्चों को किस तरह से महफूज। बिल्कुल ऐसे ही है। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर से बच्चे भी बड़ी तादाद में शिकार होना शुरू हो गए हैं। रिपोर्ट हो रहे हैं कि बच्चों में कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो सामने आ रहे हैं। हफ्ते के रोज़ लाहौर में एक दिन में 4 बच्चों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, और सुबह पंजाब में अब तक 12,000 से ज़ायद बच्चे वायरस में मुब्तला हो चुके हैं। जी हाँ, जबकि लाहौर में अगर हम बात करें तो 5,000 से ज़ायद बच्चों में ये वायरस पाया गया है। कोरोना में मुब्तला बच्चों की उम्र नौमौलूद से 15 साल तक है, मतलब छोटा बच्चा, न्यू बॉर्न बच्चा भी इससे मुतासिर हो सकता है और हो रहा है। इससे कबल एक रिपोर्ट में ये बताया गया था कि इस्लामाबाद में 1 से 10 साल की उम्र के जो 5,000 से ज़ायद बच्चे हैं कोरोना में मुब्तला हो चुके हैं। और ऐसा ही है, तिब्बी माहिरीन भी कह चुके हैं कि कोरोना की तीसरी लहर बुनियादी तौर पर जो यूके वेरिएंट है उसके बायस है, और ये वायरस ज़्यादा आसानी से फैलता है और कम उम्र के जो बच्चे हैं उनमें भी ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। पहले जो हमने सुना, जो देखा जा रहा था, जो रिसर्चेज आ रही थी, वो ये थी कि बच्चों में कोरोना वायरस की अलामात पाई जा सकती हैं, वो उससे जो है मुतासिर हो सकते हैं, लेकिन बच्चों को इतना ज़्यादा खतरा नहीं है। तो ये जो यूके वेरिएंट है, ये कैसा है, बच्चों की सेहत पर क्या असरात मुरतब करता है, इसी वाले से हम बात करेंगे। डीन इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ चिल्ड्रन हॉस्पिटल से डॉक्टर मसूद सादिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग सर। यूके वेरिएंट के हवाले से हमें बताइएगा। पहले हमने सुना था कि बच्चों में ये तेज़ी से फैलेगा, बच्चों की सेहत पर किस तरीके से असरअंदाज हो रहा है, ये क्या बहुत संजीदा मामला थे? देखिए, बहुत शुक्रिया इस अहम इशू को हाईलाइट करने का। मुझे पहले थोड़ी सी मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स दे देता हूँ। चिल्ड्रन हॉस्पिटल चूँकि पंजाब में बच्चों का डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल है कोविड-19 की केयर के लिए, तो अभी तक हमने 174 बच्चे दाखिल किए हैं जब से कोविड की ये लहर पूरी दुनिया में आई है। लेकिन जब से ये थर्ड वेव आई है, अभी तक हम 64 बच्चों को चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में दाखिल कर चुके हैं, जिनमें से 12 बच्चे सिर्फ पिछले हफ्ते में दाखिल हुए। ठीक है। और जैसे आपने कहा कि सैटरडे को 4 बच्चे दाखिल हुए, फ्राइडे को भी 4 बच्चे दाखिल हुए, पिछले 24 घंटे में 1 बच्चा दाखिल हुआ। अब अगर इन बच्चों की हम देखें तो इन 12 में से 4 बच्चे ऐसे हैं जिनकी उम्र 1 साल या इससे कम
तो हर उम्र के बच्चे, जैसे आपने कहा, इससे अफेक्ट हो रहे हैं। अब इसमें 2-3 अहम बातें हैं जो मैं बच्चों के हवाले से करना चाहूँगा। पहली बात तो यह है कि जैसे आपने नंबर्स बताए कि पूरे पंजाब में या लाहौर में कितने बच्चे अफेक्ट हो रहे हैं, तो अगरचे अभी भी बच्चों में, मेजॉरिटी बच्चों में ये बहुत मामूली बीमारी के तौर पे जाहिर होता है, लेकिन ऐसे बच्चे जिनको खुदा न खास्ता कोई अंडरलाइंग डिजीज है, जैसे अगर बच्चे को कोई दिल का मसला है, दिल का मसला है, जिगर का मसला है, या उसकी किसी वजह से इम्यूनिटी कम है और उसको स्टीरॉइड्स मिल रहे हैं, तो ऐसे बच्चों में अमवात भी वाक़या हुई है। तो इस बात को सीरियस लेना है। ऐसे तमाम वालिदैन जिनके बच्चों को इनमें से कोई भी बीमारी मौजूद है, उन बच्चों के लिए हमें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, यहाँ पर प्लीज सॉरी टू कट यू, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि हमारे लिए थोड़ा क्लियर हो जाए, व्यूअर्स के लिए भी, कि ये वो डेटा है जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में या अस्पतालों में आकर रिपोर्ट हो रहा है, बच्चे दाखिल हो रहे हैं, कितने बच्चों को हो रहा है उसका मुकम्मल डेटा हमारे पास मौजूद नहीं है। जी, जो ओवरऑल परसेंटेज है वो मैं आपको बता देता हूँ। पूरी दुनिया में 8% से लेके 10% के दरमियान जो टोटल जो पॉजिटिव पेशेंट्स होते हैं, उनमें से 18 साल बच्चों की से कम उम्र बच्चों की तादाद 8 से 10% है। पाकिस्तान में भी ये तादाद तकरीबन 10% है। लेकिन जो बच्चे सीरियसली बीमार होते हैं या जिनको हॉस्पिटल में दाखिले की जरूरत पड़ती है, उनकी तादाद यकीनन बहुत कम है, लेकिन थर्ड वेव आने के बाद उनकी तादाद में थोड़ा सा इजाफा हुआ। तो डॉक्टर साहब, क्योंकि अब तादाद में इजाफा हो गया यूके वेरिएंट के आने के बाद, क्या समझते हैं बच्चों का जो क़ुव्वत मुदाफ़त है वो कमज़ोर है, या उसको किस तरीके से आप ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं कि बच्चे इससे महफूज रह सकें? ऐसी कौन सी खुराकें हो सकती हैं? क्योंकि आम तासुर यही है कि बच्चों का जो क़ुव्वत मुदाफ़त है, इम्यूनिटी लेवल है, वो बड़ों से ज़रा ज़्यादा बेहतर होता है। जी, ये बात सच है। एक्चुअली बच्चे कोविड-19 को और तरीके से रिएक्ट करते हैं। 80% बच्चों को तो पता ही नहीं चलता कि उनको कोविड इन्फेक्शन हुई है, लेकिन उनकी जहां तक कुव्वत मुदाफ़त का ताल्लुक है, तो ये सिर्फ कुव्वत मुदाफ़त की बात नहीं है, इसमें 2 फैक्टर्स हैं। एक तो बच्चों में चूंकि वायरल इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा होती हैं, तो उनका जो इम्यून सिस्टम है वो ऑलरेडी इसके लिए प्राइम होता है। तो अगर उनको कोविड-19 या कोई भी इन्फेक्शन होती है तो वो उतना सवेयरली अफेक्ट नहीं करती जिस तरह एक बड़े को या एडल्ट को करती है। और सेकेंडली, वो रिसेप्टर्स जिन पे जाके कोविड-19 बॉडी में हिट करता है, उनकी एक्चुअली मैच्योर ही नहीं होते बच्चों में, इसलिए भी बच्चों में ये बीमारी उस तरीके से हिट नहीं करती। लेकिन जहां तक आपने पूछा कि कुव्वत मुदाफ़त कैसे बढ़ाई जा सकती है, तो आई थिंक उसमें 2-3 अहम बातें मैं करना चाहूंगा। एक तो ये है कि अफसाने सेहत के असूल जो हम बड़ों की बात करते हैं वो बच्चों पे भी अप्लाई होते हैं। तो आप अपने बच्चों को, बच्चे तो देखें ना, हाथ में कोई चीज पकड़ लेते हैं, आप उनको उस तरीके से रोकना भी मुश्किल हो जाता है, तो उनके बार बार हाथ धोएं। उनको भी मास्क का इस्तेमाल, जो 2 साल से बड़ा बच्चा है उसमें मास्क का इस्तेमाल जरूरी है। और उनके लिए एक बैलेंस डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें प्रोटीन कंटेंट हाई होना चाहिए, विटामिन डी का लेवल उनका चेक होना चाहिए, और हमें मेक श्योर करना है कि उनका विटामिन डी लेवल अप्रोप्रिएट है उनकी बॉडी के हिसाब से और उनकी उम्र के हिसाब से। और ऐसे बच्चे जो किसी खुदा न खास्ता ऐसी दवाई पे हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी कम करती है, जैसे स्टीरॉइड्स हैं, तो ऐसे बच्चों की हमें बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, पहली 2 लहरों की हम बात कर लेते हैं। उसमें हमने ये देखा कि बच्चे उतने ज़्यादा मुतासर नहीं हो रहे थे, रिपोर्ट भी कम हो रहे थे। फिर जिस तरह से अभी भी हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि बच्चे जो हैं और तरीके से रिएक्ट करते हैं इस वायरस को, ज़्यादा संजीदा नहीं लिया जा रहा था इस मामले को। तो इंतजामात कैसे हैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, दीगर अस्पतालों में बच्चों को लेकर? क्या खुदा न खास्ता कोई बच्चा अभी तक वेंटिलेटर पर गया है? आप हमें बताइएगा। और दूसरा ये कि बच्चे कितने सीरियस हो रहे हैं इस बीमारी को लेकर, उनके लिए इंतजामात ज़्यादा किए जा रहे हैं अब? जी बिल्कुल, हमारे पास इंतजामात मौजूद हैं। जी, इस वक्त हमारे पास 6 बेड्स का आईसीयू है जिसमें 6 वेंटिलेटर मौजूद हैं, 14 बेड का एचडीयू है जिसमें ऑक्सीजन और हाई फ्लो वेंटिलेशन मौजूद है। ठीक है। और 14 वेंटिलेटर स्टैंड बाई पे लिए, अगर खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल राइज होती है। इस वक्त मैं आपको बताऊं, हमारे बच्चे वेंटिलेटर पे गए हैं। हमने सर्जरी के बाद उसको नमूनिया हुआ तो पता चला कि उसको खुदा न खास्ता कोविड-19 है और उस बच्चे की डेथ हुई। इसी तरह एक बच्चा जो हमारे पास किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से वेंटिलेटर पे शिफ्ट हुआ था, बाद में हमारे आईसीयू में आने के बाद पता चला कि उसको कोविड-19 इन्फेक्शन है, उस बच्चे की भी डेथ हुई है। तो ऐसा नहीं है कि बच्चों में डेथ होती नहीं है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये बच्चे लेट से प्रेजेंट
सही। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने पहले भी कहा कि कुछ बहुत सारे बच्चों को होता है कोविड, लेकिन पता ही नहीं चलता। अलामात कौन सी होंगी जिनसे पता चल सके? क्योंकि आजकल क्योंकि मौसम जो है वो चेंज हो रहा है, फ्लू भी हो रहा है, खांसी भी हो रही है, नज़ला हो रहा है, तो कैसे हम ये जान पाएंगे कि बच्चे को कोविड तो नहीं है? देखिए, इसी वजह से मैंने आपसे कहा ना कि ये बच्चे देर से क्यों प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि नॉर्मली आपका पहला रिएक्शन यही होता है कि अगर बच्चे को फ्लू है, खांसी है, तो इसको आम वायरल इन्फेक्शन है। आई थिंक जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें हमें हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन रखने की जरूरत है। और मुझे अपने कोलीग जो हमारे चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं या जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं जो बच्चों को देख रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि वो हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन रखें। और अगर किसी भी बच्चे को लगता है कि ये अलामात कोविड की वजह से हो सकती हैं, तो ऐसे बच्चों का फौरन कोविड टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि जहां पे हम डेथ्स देख रहे हैं वो डेथ्स इसी वजह से हो रही हैं कि ये बच्चे देर से इस वक्त प्रेजेंट करते हैं जबकि आप कह लें कि पानी सर से गुजर। बिल्कुल मामला संजीदा हो जाता है। प्रोफेसर डॉक्टर मसूद सादिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका, सुबह सवेरे पाकिस्तान का आप हिस्सा बने। बहुत मामला है बच्चों को लेकर, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान है और हम इस मामले को संजीदा नहीं ले रहे थे, तो खुदारा इसको संजीदा लेना शुरू कीजिए। बच्चे खुद से नहीं बता सकते हैं, ये सबसे बड़ा एक जो है ना मसला ये हो जाता है कि हम तो बता सकते हैं, बड़े तो बता सकते हैं कि हम ये फील कर रहे हैं, छोटे बच्चे बता भी नहीं पाते हैं। तो फिर ज़्यादा चेक रखें, और वो कह रहे हैं कि आपको सस्पिशन ज़्यादा रखनी चाहिए, आपको फौरी जो है देखना है और लेट रिपोर्ट नहीं करना। बच्चों के ज्यादा क्लोज होने की जरूरत है इस वक्त, उनके हाथ बार बार धुलाएं, उनको साफ सुथरा रखें, और वो किस चीज से गुजर रहे हैं उस बच्चों से पूछें भी कि आपको कहीं दर्द फील तो नहीं हो रहा, किसी किस्म का कोई आपको बॉडी में कोई चेंजिंग्स नहीं आ रही हैं, क्योंकि बच्चे खुद से बता नहीं पाएंगे। तो इसका जो सादा सा एक हल है वो सफाई है कि आप उन्हें साफ रखें और उन्हें महफूज रखें। और बच्चे जो हैं 2 साल से जायद उम्र के जो बच्चे हैं, कोशिश करें कि उनको मास्क पहनाएं, बल्कि आप कोशिश ना करें, बच्चों को सिखाएं कि किस तरीके से मास्क के साथ आदी होना है। हम बच्चों को भी अब मास्क की तरफ लेके आएं। अव्वल तो हम पहले खुद कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी उम्र के लोगों को या अपने से बड़े या छोटी उम्र के लोगों को, जो अडल्ट्स हैं, उनको यह बात समझाएं कि आपने मास्क लगाना है, लेकिन बच्चों को भी मास्क लगाना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल जी, आगे बढ़े इशाल। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, और एक बड़ी अहम खबर हमारे सामने आई है कि अमेरिका ने माहौलियाती आलूदगी को ख़त्म करने की पाकिस्तान की कोशिशों को आलमी सतह पर नज़रअंदाज कर दिया, यकसर नज़रअंदाज कर दिया है। देखिए जो रिपोर्ट्स आती हैं, फिर उसमें पाकिस्तान की तारीफ की जाती है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की हम बात करें, वहाँ पर पाकिस्तान की तारीफ होती है, और अब माहौलियात का मामला हो, माहौलियाती तब्दीली का मामला हो, उसके ऊपर काविशें करने का मामला हो और पाकिस्तान को नज़रअंदाज कर दिया जाए, ये बात समझ नहीं आती है। इससे साजिश हो रही है कोई, यही समझ आता है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि अमेरिका में होने वाली जो आलमी सतह की जो इजलास था, कॉन्फ्रेंस थी, उसमें तो बिल्कुल ही हमें साइडलाइन लगा दिया गया है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने 40 ममालिक के सरबराहान को दावतनामे इरसाल किए हैं, लेकिन इसमें पाकिस्तान जो है वो शामिल नहीं है। पाकिस्तान को इस तरह का कोई दावतनामा मौसूल नहीं हुआ। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को चीनी सदर शी जिनपिंग समेत दुनिया के तकरीबन 40 रहनुमाओं को इजलास में शिरकत की दावत दी गई, जिसमें भारत, बांग्लादेश और तुर्की के रहनुमाओं को भी सरबराही इजलास में मदऊ किया गया। लेकिन हैरान कुन तौर पर समिट में पाकिस्तान को दावत ही नहीं दी गई, और पाकिस्तान को नजरअंदाज करना इसलिए भी हैरान कुन है कि वजीर आजम इमरान खान ने तो मुल्क में शजरकारी पर बहुत ज्यादा तवज्जो दी है, हमारी तस्वीर शेयर होती है इंटरनेशनल फोरम पर, लेकिन जब इस तरह का समिट बुलाया जाए तो पाकिस्तान को मदऊ ही न किया जाए। हैरत है, सिर्फ हैरान हो सकते हैं। ऐसे ही है, क्योंकि इससे पहले हम देख रहे थे कि आलमी सतह पर हमारी जो कोशिशें थी, जो काविशें थी पाकिस्तान की, पाकिस्तान को ग्रीन एंड क्लीन बनाने की, उसको सराहा जा रहा था, बल्कि इस पर तजावीज़ भी ली जा रही थी कि हम किस तरीके से, दूसरे ममालिक जो है वो तजावीज़ भी ले रहे थे हमारे मुल्क से। लेकिन जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि हमें उस चीज़ में शामिल ही ना किया जाना, समिट में हमें बुलाया ही ना जाना, ये वाकई में लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए। बिलियन ट्री सोनामी, जैतून की शजरकारी हो, इस जैसे मुतअद्दिद मंसूबे जो हैं वो पाकिस्तान में शुरू किए गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान जो है, हम जानते हैं इशाल, मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा पहले 10 ममालिक में शामिल है, लेकिन काविश भी पाकिस्तान सबसे ज़्यादा कर रहा है। पाकिस्तान दुनिया में कम तरीन आलूदगी फैलाने वाला मुल्क भी है, और हमने जितना काम किया है उतना किसी मुल्क ने काम नहीं किया है। हमारी डॉक्यूमेंट्रीज आप चलाते हैं, लेकिन जब आलमी फोरम पर अमेरिका ने यह समिट करवाना था तो उसमें हमें मदऊ नहीं किया जाता। ये हैरत अंगेज़ बात है। इस पर ही बात करेंगे कि ये हुआ क्या। मुआविन खुसूसी बराए माहौलियाती मलिक अमीन असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से अमेरिका के सदर जो बाइडन ने आलमी कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया है, जिसमें दुनिया भर से 40 सरबराहान मुमलिकत को मदऊ किया गया। इसमें पाकिस्तान को मदऊ ना करने की वजह क्या है? क्या उन तक वो डॉक्यूमेंट्रीज नहीं पहुंची, उन तक वो रिपोर्ट्स नहीं पहुंची, या उन्होंने आंखें बंद कर ली? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है अमेरिका के अंदर, इसकी वजह यह है कि
अमेरिकन गवर्नमेंट जो है वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पेरिस एग्रीमेंट से बाहर चली गई थी, और अब जब बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन आई है तो उन्होंने वापस इस एग्रीमेंट के अंदर आए हैं। तो उन्होंने एक अजलास वहाँ पे मुनक़द किया और उसमें 2 किस्म के उन्होंने ममालिक को मदऊ किया है। एक वो मुल्क हैं जो कि इस मसले को पैदा करने वाले में है, जिनका किरदार है, और उसके अंदर क्योंकि हमारी जो ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज के असरात हो रहे हैं, तकरीबन 80% जो दुनिया की ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो सिर्फ 17 ममालिक को पैदा करते हैं। तो वो उन ममालिक को इन्होंने बनाया है, और उसके अलावा उन्होंने दूसरी जो कैटेगरी है वो ऐसे ममालिक को बनाया जो कि क्लाइमेट चेंज से इस तरीके से मुतासर है कि उनका वजूद ख़तरे में है। तो इसके अंदर हमारे बहुत सारे जो स्मॉल आइलैंड स्टेट्स हैं, जिस तरह वेस्ट इंडीज़ के बहुत सारे ममालिक हैं जो कि छोटे जजीरा नुमा हैं और समुंदर के जो सतह बढ़ने की वजह से वो ख़त्म हो रहे हैं, तो उन ममालिक को बुलाया है। अब पाकिस्तान इन दोनों कैटेगरीज़ में शामिल नहीं होता क्योंकि पाकिस्तान जो है वो उसकी जो एमिशंस हैं वो ग्लोबली 1% से भी कम है, तो वो पैदा करने वाले ममालिक में तो बिल्कुल भी शामिल नहीं है। मुतासर ज़रूर है पाकिस्तान और बहुत ज़्यादा मुतासर है, लेकिन अल्लाह का फजल ये है कि हम इस तरह मुतासर नहीं है कि हमारा वजूद ख़तरे में आ रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। इसके असरात ज़रूर हैं, इकनॉमिक हमारे ऊपर बहुत बड़े असरात हैं इसके, तो ये वजह है कि उन्होंने उन कैटेगराइजेशन की वजह से जो ममालिक को बुलाया है। अमीन असलम साहब जैसे कहा कि हम मुतासरा ममालिक में ज़रूर आते हैं, लेकिन उस कैटेगरी में नहीं आते जिन ममालिक को बुलाया गया है, उस कैटेगरी में हम नहीं आते। लेकिन सवाल यहाँ पर यही पैदा होता है कि फिर भी हमारी कोशिशें बहुत ज़्यादा थी जिनको आलमी सतह पर पजीराई भी मिली। क्या आप समझते हैं कि इसमें कुछ सियासी पहलू भी हो सकता है? मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी सियासी वजूहत हैं, वो उन्होंने सिर्फ कैटेगराइजेशन की, और ये एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस है, इस तरह की और भी बड़ी कॉन्फ्रेंसेज होंगी अभी, और ये कोई डिसीजन मेकिंग कॉन्फ्रेंस नहीं है। डिसीजन मेकिंग कॉन्फ्रेंस जो है वो यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म के ऊपर होगी और वो ग्लासगो में इस साल के आखिर में हो रही है। उसके अंदर पाकिस्तान का बड़ा कलीदी किरदार है, और वो किरदार इस तरह है कि उसका जो ब्यूरो है जो कि 6 ममालिक पे कंप्राइज करता है, और वो 6 ममालिक इस तमाम नेगोशिएशन जो ग्लोबल नेगोशिएशन हैं जो कि जहाँ पे फैसले होते हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर क्या करना है, किस तरह करना है, किस मुल्क की क्या जिम्मेदारी है, वो 6 ममालिक जो हैं वो मिलके उसको स्टेयर करते हैं। पाकिस्तान उस ब्यूरो के अंदर शामिल है और पाकिस्तान उसका इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट है। तो इंशाल्लाह जब वो कॉन्फ्रेंस होगी तो उस पर पाकिस्तान ज़रूर शामिल होगा। इस तरह की वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस तो बहुत सारी होती रहेंगी। हो सकता है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी कॉल कर लें एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस जिस पे ममालिक को बुलाया जाए और उनसे राय ली जाए। अब पाकिस्तान का जो खासियत है वो ये है कि पाकिस्तान दुनिया में एक क्लाइमेट सोल्यूशन प्रोवाइडर के तौर पे सामने आ रहा है। दुनिया के बहुत सारे ममालिक हैं, मैं खुद क्लाइमेट नेगोशिएशन में रहा हूँ, पिछले 15 साल से जाता रहा हूँ इन कॉन्फ्रेंसेस पे। इन कॉन्फ्रेंसेस पे बातें बहुत होती हैं लेकिन अमली काम बहुत कम होता है। तो पाकिस्तान तो उन ममालिक में अब शामिल है जो कि बातों से निकल के अमली काम करके दिखा रहा है। हमारा जो 10 बिलियन ट्री सुनामी का प्रोजेक्ट है ये इस वक्त दुनिया में इसको एक्नॉलेज किया जा रहा है, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की लीडरशिप को क्लाइमेट लीडरशिप। अमीन असलम साहब जब ये खबर सामने आई तो कुछ तासुर और आ रहे थे कि वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम समेत कई आलमी इदारों और इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स ने तो पाकिस्तान के माहौलियात के लिए किए गए इकदाम को सराहा है, लेकिन पाकिस्तान को अभी तक इस तरह से आलमी पजीराई नहीं मिल रही, ममालिक जो हैं वो इसमें शामिल नहीं हो रहे जितनी मिलनी चाहिए थी। उसमें वजारत का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि उनसे रब्ता किया जाए, उनसे बातचीत की जाए। तो आपकी वजारत इस हवाले से क्या कर रही है? आलमी पजीराई पाकिस्तान को जितनी मिल रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से, हमने किसी और इशू की वजह से नहीं मिल रही। इस वक्त जो मैंने आपके सामने सारी बातें की हैं कि जो हमारा प्रोजेक्ट है उसको कॉपी किया जा रहा है ममालिक के अंदर। पाकिस्तान का रोल इंटरनेशनल क्लाइमेट नेगोशिएशंस में ब्यूरो के अंदर पाकिस्तान को अलर्ट किया गया है। ग्रीन क्लाइमेट फंड जो कि दुनिया का सबसे बड़ा क्लाइमेट का फंड है, पाकिस्तान इस वक्त उसको को चेयर कर रहा है। इससे ज़्यादा आलमी पजीराई क्या मिलेगी? और उसके साथ साथ वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम जो कि दुनिया का एक इदारा है जो कि दुनिया में जो ममालिक क्लाइमेट एक्शन कर रहे हैं पॉजिटिव, उनको आइडेंटिफाई करता है। वो तकरीबन 5 वीडियोस पाकिस्तान की बना के पेश कर चुका है और उसको आगे प्रमोट कर रहा है ताकि दुनिया को बताया जाए कि ये ममालिक है जो कि पॉजिटिव एक्शन कर रहे हैं। तो पाकिस्तान तो वो मुल्क है जो कि बातें कम और काम ज़्यादा करके दिखा रहा है, और ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान
साहब के विजन और उनका जो एक फोकस है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, उसकी वजह से है। तो अमीन असलम साहब, जैसा कि 10 ममालिक में जो कि अफेक्टेड कह लें, मुतासरा माहौलियाती आलूदगी से ममालिक है, उनमें हमारा शुमार होता है। तो अगर हम देखें तो बैनुल अक़वामी सतह पर इदारे हमारी कितनी मदद कर रहे हैं, पाकिस्तान को इससे निकलने में क्या मदद फराहम की जा रही है? देखिए, बैनुल अक़वामी इदारों से हमने जो हमारा जो मेन इनिशिएटिव है 10 बिलियन ट्री का, उसके लिए तो हमने अभी तक कोई मदद मांगी नहीं है और वो हमें उसमें हमें अभी कोई मदद मिली भी नहीं, क्योंकि हमने अप्रोच ही नहीं किया। लेकिन इसके अलावा हमें ग्रीन क्लाइमेट फंड से कोई $120 मिलियन मिले हैं 3 बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए। एक हमारा जो ग्लेशियर्स का प्रोजेक्ट है जिसको हम मॉनिटर कर रहे हैं, हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं पाकिस्तान में। हमारे 2015 में 30 ऐसे ग्लेशियर्स हैं जो कि वल्नरेबल और डेंजरस ग्लेशियर्स जिनको कहते हैं, जिनके पीछे लेक्स बनी हुई हैं और वो बर्स्ट कर सकते हैं, और विदिन 3 ईयर्स ये 30 से 150 तक चले गए हैं। तो पाकिस्तान में चूँकि गर्मी पड़ रही है ज़्यादा क्लाइमेट चेंज की वजह से, इसलिए ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और इनकी मॉनिटरिंग करना ज़रूरी है। तो हमें ग्लोव का प्रोजेक्ट मिला हुआ है $40 मिलियन का। इसी तरह हमें क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का प्रोजेक्ट है, वो भी $40 मिलियन का है, ग्रीन क्लाइमेट फंड से मिला हुआ है, जिसमें हमारे जो फार्मर्स मुतासर हो रहे हैं उनको जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, वेदर रिपोर्टिंग है, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं, वो सब उसमें बताए जा रहे हैं और वो 8 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर उस पर इंशाल्लाह काम शुरू होने वाला है। तीसरा हमारा बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो कराची का है, जो रेड लाइन अब आ रही है उसमें हम ज़ीरो कार्बन उसको ट्रांसपोर्ट देंगे और वहाँ पर जो उनकी कैटल वेस्ट है उसके कैटल वेस्ट के ज़रिए बायोगैस बनाएंगे और उस बायोगैस से अब वो बसेस को चलाएंगे रेड लाइन की। ये दुनिया का पहला ज़ीरो लाइन मेट्रो बस सिस्टम होगा जो कि पाकिस्तान में हो रहा है। तो ये फंड्स हमें बाहर से मिले हैं। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक का एक फ़ंड है जो कि हमें रिसेंटली मिला है, जो कोविड के ज़माने में पाकिस्तान को मिला है कि ऐसे काम किए जाए जिसमें नेचर को प्रोटेक्ट किया जाए और जॉब्स जनरेट किए जाए यूथ के लिए। तो इंशाल्लाह उस पर भी काम हो रहा है, बहुत जल्द उसकी जो ग्राउंड पे स्पेंडिंग शुरू होगी। तो ये तमाम चीज़ें इसीलिए हो रही हैं कि पाकिस्तान ने क्रेडिबिलिटी बनाई है इंटरनेशनल, और वो क्रेडिबिलिटी हमारे 10 बिलियन। बिल्कुल ठीक है मलिक अमीन असलम साहब, ये बता कि जब माहौलियाती तब्दीली की एक तरफ बात होती है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जिक्र भी आता है। बिजली से चलने वाली ट्रांसपोर्ट पर पाकिस्तान में कितना काम हो रहा है और कब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बिजली पर चलने वाली छोटी सवारियाँ जो हैं आम आवाम के लिए दस्तयाब हो जाएंगी? ये बहुत जल्दी दस्तयाब होंगी मेरे ख्याल में। विदिन 1 और 2 मंथ्स आपके सामने मोटरसाइकिल इलेक्ट्रिक भी आ जाएंगे, रिक्शाज भी आ जाएंगे और इलेक्ट्रिक कार्स जो हैं वो तो ऑलरेडी बाहर से आ रही हैं, उनमें भी इजाफा होगा। हमने पॉलिसी जो है वो अप्रूव कर दी है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि यहाँ पे ऐसी लॉबीज थी जो कि चाहती नहीं थी कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक कार आए, लेकिन हमारी मिनिस्ट्री ने उसको बहुत पुश किया और 1 साल के बाद वो पॉलिसी अप्रूव हो गई है। उसके SROs भी इशू हो गए हैं और अब हम उसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं ताकि उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो और जो उसमें हमने मराहत दी हैं वो आवाम को मिल सके। आवाम को उसका ये फ़ायदा होगा कि जब ये ग्राउंड के ऊपर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आएंगी और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल आएंगे तो उसके चलाने में 60% बचत है, उसकी आलूदगी जो है वो भी 60% कम है। तो ये विन विन अपॉर्चुनिटी है कस्टमर के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी, जहाँ पे आलूदगी कम होगी। बिल्कुल ठीक है, विन विजन है। बहुत शुक्रिया आपका मलिक अमीन असलम साहब, सब सवेरे पाकिस्तान से बात कर रहे थे और वो कह रहे हैं जल्द बहुत ही जल्द 1 महीने के अंदर ही जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमें नजर आएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब मैं भी पेट्रोल से बच जाऊंगी, पेट्रोल डलवाने से, भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल आ जाएंगी। इशाल ने फायदा यही देखा। खैर हम माहौलियाती तब्दीली को भी देख रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। और बात करेंगे कि जो सियासी सूरत हाल चल रही है उसमें हमने राना सनाउल्लाह साहब से बात की थी और उसी पर मौक़िफ़ लेना चाहेंगे पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी मंजूर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। मुक़्तदिर क़ुव्वतों से सियासी जमातों के राब्तों और डिक्टेशन की कहानी अब सियासी जमातों की ज़बान ज़द-ए-आम है। अब तो नून लीग आप पर यह बात कर रही है, क्या इससे सिविलियन सुप्रीमेसी का मुकदमा मजीद कमज़ोर नहीं हो गया, खुसूसी तौर पर PDM का? देखिए 2 बातें हैं, आप किस लिए ये राब्ता करते हैं उनसे। एक है आप अपना कोई ज़ाती फ़ायदा लेना चाहते हैं या उनकी मुदाखलत को एक्सेप्ट करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो जब से वजूद में आई है तब से लेकर आज तक ये कहती आई है कि दो चीज़ें पीपल्स पार्टी, एक
तो वो इस मुल्क के गरीबों मेहनत कशों की आवाज़ बनकर उभरी थी, आज भी है। दूसरा वो कह रही कि आइन के अंदर हदूद सबकी तयन कर दी गई हैं, सब अपनी अपनी आइनी हदूद में रहकर काम करें। और पार्लियामेंट अगर अपनी आइनी हदूद में रहती है, जुडिशरी अपनी आइनी हदूद में रहती है, तो फिर कोई एतराज़ नहीं है। इस बात को करने पे कोई एतराज़ नहीं है, इस बात के इशू पे उनसे बात करने पे भी कोई एतराज नहीं होना। चौधरी साहब, नवाज तो ये भी कहती हैं कि जरदारी ने पीडीएम को सिलेक्टर्स के साथ मिलकर बुजदार हुकूमत गिराने की ऑफर की थी, क्या इस बात में भी कोई हकीकत है? नहीं, बल्कि ये ना सिर्फ सदाकत नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि बुजदार हुकूमत को अगर बिठाया हुआ है, जो कि 60% पाकिस्तान है, 12 करोड़ आवाम है 22 करोड़ में से, तो इसका मतलब ये है कि एक नाअहल और नकमे बंदे को बिठाने में जहाँ पे इमरान खान का हाथ है, वहाँ पे नवाज लीग भी अब उसको सपोर्ट कर रही है। तो नवाज लीग भी उतनी मुजरम है जितनी वो है। हम चाहते हैं कि इसको गिराया जाए, और अगर ये गिर जाएगा तो इमरान खान की हुकूमत ऑटोमेटिकली गिर जाएगी। जी ठीक है। मंजूर साहब, कहा जा रहा है कि नून लीग मौलाना फजलुर रहमान पर दबाव डाल रही है कि पीपल्स पार्टी के बगैर ही पीडीएम की तश्कील न की जाए, और क्या आपकी जमात तक ऐसी कोई इत्तला पहुंची है और आप समझते हैं कि पीडीएम का कोई फ्यूचर होगा पीपल्स पार्टी के बगैर? नहीं, ऐसी कोई इत्तला नहीं है। और नून लीग जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये पीडीएम बनाने में बहुत अहम रोल अदा किया, सबसे रास्ते किए, सबको इकट्ठा किया, पीसी बुलाई। और अब अगर कोई ऐसी बात करेगा तो फिर उसे खुद अपने कंडक्ट पे पहले देखना पड़ेगा कि उसका अपना कंडक्ट क्या है। हम तो कभी खामोश नहीं रहे, हमारा ट्विटर कभी खामोश नहीं रहा, हमारा कोई बच्चा भी बाहर नहीं है इस वक्त मुल्क से। ठीक है, तो हम तो इधर ही हैं, इधर रहकर लड़ रहे हैं और इधर ही रहकर लड़ना है। तो इसलिए इस किस्म की कोई बात नहीं, पीपल्स पार्टी के बगैर वो इत्तेहाद जो है वो बिल्कुल। तो चौधरी मंजूर साहब, अगर ये फर्ज कर लें पीपल्स पार्टी को पीडीएम से अलग कर दिया जाता है, तो पीपल्स पार्टी कोई नया अपोजिशन इत्तेहाद कायम करेगी? ये अभी तो ये मफरूजे पे है ना बात, जब होगा तो फिर हम देख लेंगे, फिर उस पे किया भी जा सकता है। बहुत सारी चीजें हैं जो हम करना चाहते हैं, और पीडीएम में बैठे हुए हम बहुत सारा अपना एजेंडा है जिसकी बात नहीं कर सकते, जिसको मुकम्मल नहीं कर सकते। और शायद ये भी हो कि जुल्फकार अली भुट्टो शहीद की तरह जब उन्होंने पार्टी बनाई थी, अयूब खान के खिलाफ तहरीक चलाई थी, तो वो अकेले ही थे, उन्होंने किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बने थे, तो उन्होंने अकेले ने तहरीक चला ली। हो सकता है हम भी अकेले तहरीक चला दें। बिल्कुल ठीक है। एक तरफ तो ऐसा है कि पीपल्स पार्टी पीडीएम का कोई फैसला मानने को तैयार नहीं है, अलग जाती है, अलग जाकर अपना लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो एप्लीकेशन दे देती है और वो बनवा लेती है, और फिर पीपल्स पार्टी कहती है कि पीडीएम का इजलास बुलाना चाहिए, हमारी ये तजवीज़ है। तो अगर इजलास बुलाया जाता है तो पीपल्स पार्टी का उसमें एजेंडा होगा क्या? एजेंडा तो देखिए मिलकर, और मेरा ख्याल इस बार सारी बातें होंगी पीडीएम के प्लेटफॉर्म से कि किस जमात का क्या रोल है, क्या रोल नहीं है, किसको क्या करना चाहिए, किसको क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं फिर, और ये सारी चीज़ें देखी जा सकती हैं, और सारी चीज़ों पे डिस्कशन होनी चाहिए मेरे ख्याल के मुताबिक, और सारा कुछ टेबल पे रख के। तो चौधरी, इस वक्त तो नून लीग का मौक़िफ़ जो है वो ये है कि पीपल्स पार्टी गैर जमहूरी कुव्वतों के साथ मिलकर सियासी चालें चल रही है, क्या आप इसकी तरदीद करेंगे? और क्या आपके ख्याल में हालिया मुस्तकबिल में नून लीग डील के लिए हत्तल मकान कोशिशें करती रही है और नाकामी की वजह से मलबा पीपल्स पार्टी पर डाला जा रहा है? नहीं, मसला ये है, देखिए नून लीग ने, पता नहीं ये बात मैंने तो नहीं सुनी किसने कही है किसने नहीं कही है, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है। दूसरी बात ये है कि हमने तो कभी नहीं किसी को कहा कि कौन मिलता है आर्मी चीफ से। जुबैर उमर साहब रातों को मिलते हैं, दिन को मिलते हैं, नाश्ते पे मिलते हैं, डिनर पे मिलते हैं। हमने तो कभी नहीं उनसे पूछा कि किस लिए मिले थे, क्यों मिले थे, किसकी हिदायत पे मिले थे, क्या बात करने गए थे। उनसे कोई वैसे को गपशप करने तो नहीं गए थे, चाय पीने तो नहीं गए थे, क्या मांगने गए थे वो फिर रखें। अगर होगी बात तो फिर सारी बातें होंगी पीडीएम के प्लेटफॉर्म से। ये बात दुरुस्त है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि शायद अभी भी वो नेगोशिएशन में हो, इसका क्या आप कैसे। बिल्कुल जी साहब, नून लीग तो अब ये इल्ज़ाम लगा रही है कि आपको तो पीडीएम का इत्तेहाद इसलिए भी छोड़ देना चाहिए क्योंकि आप हुकूमती मदद से सेनेट में अपोजिशन लीडर बने हैं, तो क्या आपको अब छोड़ देना चाहिए? आप नून लीग को क्या जवाब देंगे? क्या पीडीएम में सिर्फ नून लीग का स्टेक है? नहीं, ये बिल्कुल उनकी गलत बात है। हमने कुछ आज़ाद सेनेटर्स को साथ लिया है और उनके साथ मिलकर बनाया है, बिल्कुल बनाया है। और हम इनको कह रहे थे कि चूंकि हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है उसका ये राइट था, उसको मिलना चाहिए जिस तरह से इनका राइट था वहाँ पे, तो इनको दिया गया।
तो यहाँ पे हमारा राइट है, हमें मिलना चाहिए। ठीक है, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी मंजूर हमारे साथ मौजूद थे, सुबह सवेरे पाकिस्तान से बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि इस दफ़ा जब पीडीएम का इजलास होगा तो तमाम बातें होंगी, जो बातें नहीं हुई वो भी ऐसे ही। पहले आपको नून लीग का मौक़िफ़ सुनाया था और आप पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी आपने सुन लिया। बहरहाल ये तो चलता रहेगा जब तक कोई फैसला नहीं होता कि पीडीएम साथ है या नहीं है। अब हकीकी मसले की तरफ आ जाते हैं, जो अवाम का मसला है हकीकी तौर पर। और रमज़ानुल मुबारक से कबल ही मुल्क भर में महंगाई का जो है नया तूफ़ान आया है, जिससे अवाम की तो चीखें निकल गई हैं और अवाम बहुत ज़्यादा परेशान है कि अभी तो पहला रोज़ा नहीं आया। जब पहला रोज़ा आता है उसमें भी हम देखते हैं कि अपनी मर्ज़ी से मनमानी कीमतें कर बिल्कुल ऐसा ही है। और इदारा शुमारियात के मुताबिक तो मुल्क में महंगाई की शरह जो है वह 15.35% पर पहुँच चुकी है। अदाद शुमार में ये बताया जा रहा है कि एक हफ्ते के दौरान आटा हो गया, दालें हो गई, घी, टमाटर, चिकन समेत 22 अशिया महंगी हुई हैं, जबकि 7 अशिया की कीमतों में कमी की गई है और 22 में इस्तेहकाम नजर आता है। भी रहा है। और इदारा शुमारियात का कहना है कि चिकन 21 रुपये फ़ी किलो महंगा हुआ है, आटे के 20 किलो थैले की कीमत में 9 रुपये 72 पैसे जो है इजाफा हुआ, घी 2 रुपये 88 पैसे फ़ी किलो, दाल मसूर 1 रुपया फ़ी किलो और अंडे 61 पैसे फ़ी दर्जन महंगे हुए हैं। और वजारत ख़जाना की जो रिपोर्ट है इसके मुताबिक जुलाई से फरवरी तक महंगाई की औसत शरह 8.3% रही है। जी हाँ, और आइंदा महीनों की बात करें तो उन्होंने ये भी कहा है कि आइंदा महीनों में 9.5% तक बढ़ने का खदशा भी है, कि मजीद भी महंगाई हो सकती है। और आवाम की मईशत तो वही है जो उनका किचन है, और रमज़ानुल मुबारक के अंदर जो है आवाम ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि मनमानी कीमतें जो हैं वो उस पर बेचा जा रहा होता है, जो चीज़ भी बेची जा रही है। बात कर लेंगे माहिर मुआशियात खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद है। खुर्रम शहजाद, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। हर हफ्ते जो है रिपोर्ट ऐसे सामने आती है कि महंगाई की शरह भी बढ़ती चली जा रही है, फ़लाँ चीज़ें हैं जो महंगी होती जा रही हैं। क्या अब इस पर बात ही नहीं करनी चाहिए, ये रूटीन मैटर है, या फिर बात करनी चाहिए? आवाम का बहुत बड़ा मसला है। जी अस्सलाम वालेकुम। देखें, बिल्कुल बात करनी चाहिए। ये तो नहीं कहा जा सकता कि इस पर बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक आम आदमी इससे अफेक्ट होता है और इस पे ना सिर्फ बात बल्कि हमें डिबेट ये करनी चाहिए कि महंगाई को कैसे कम किया जा सकता है और एक आम आदमी को कैसे रिलीफ प्रोवाइड किया जा सकता है। और खासकर रमजान महीने में हमारे यहाँ, हम शायद वाहिद कंट्री होंगे दुनिया भर में जहाँ पे रमजान मुबारक में प्राइसेस बढ़ा दी जाती है, निस्बत इसके कि प्राइसेस को नीचे किया जाए। तो डेफिनेटली जी हमें ये बात करनी चाहिए। खासकर फूड प्राइसेस पे जो है वो गवर्नमेंट को, पॉलिसी मेकर्स को ध्यान देना चाहिए। फूड प्राइसेस को कम कैसे किया जाए, अफोर्डेबल कैसे बनाया जाए। सही। तो खुर्रम शहजाद साहब, मुल्क में हर गुजरते दिन के साथ महंगाई जो बढ़ती जा रही है, हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में क्यों नाकाम हो गई है? क्या वजूहात हैं? क्या हुकूमत को इस पर स्टैंड नहीं लेना चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल में गवर्नेंस के बड़े इश्यूज हैं, प्रायोरिटीज थोड़ी डिफरेंट हैं। अभी बात तो की जाती है कि जी महंगाई को कम किया जाए। प्राइम मिनिस्टर साहब भी ये कहते हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो प्राइमरी फैक्टर है और इसको कम किया जाए, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि जो एक्शंस हैं उसमें वो चीज़ नजर नहीं आती, या फिर वो डिले होती है, या फिर उससे सही अमल दरामद नहीं होता। बिल्कुल। गवर्नेंस से मुराद ये है कि एक तो जो सप्लाई साइड है उसको शायद सही से देखा नहीं जा रहा कि कैसे इम्पोर्ट्स हो रही हैं, या फिर इम्पोर्ट की जरूरत भी पड़ती है। लोकल जो प्रोडक्शन है या लोकल जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, आपकी दाल, चीनी और आपकी चावल है, आपके शुगर है, आटा है, ये सब चीज़ें किस तरह से जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, किस क्वांटिटी में हो रही है, किस तरह से मार्केट तक लाई जा रही है और मार्केट में क्या प्राइस हो रही है। तो क्या आप देखें, वैक्सीन पे जो है वो एक्शन लिया गया है और वैक्सीन की पूरी मिसमैनेजमेंट हुई है, और ये उस वक्त इंतजार था कि वैक्सीन आएगी। इवेंचुअली जो है ये वो अमल है जिससे फाइनल जो है वो कहते हैं ना कि ये फाइनल अमल है जिससे आपकी बीमारी है वो रुकनी है, लेकिन उस पर जो है वो खास कोई पैसा नहीं हो रहा और हम वैक्सीनेट सही हो भी नहीं रहे। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि मिसमैनेजमेंट काफी ज्यादा है या टाइम पे चीजें होती नहीं है। तो ये लगता है कि एक आम आदमी को उस तक हमें ज़्यादा जो है भुगतना पड़े। बिल्कुल ठीक है। खुर्रम शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात थे, प्रोग्राम का आप हिस्सा बने। इशाल, बड़ा मामला ये है कि तमाम जो सूबाई हुकूमतें हैं वो भी बिल्कुल खामोश होकर बैठ जाती हैं, क्योंकि जो अवाम है उन्होंने तो वज़ीर आज़म इमरान खान से ये सवाल करना है, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद तो आपकी जिम्मेदारी है, आप इस चीज़ पर चेक रखें। और तमाम चले 2 सूबे प्राइस कंट्रोल अथॉरिटीज को देख लें, वो भी चुप करके खामोश तमाशाई का किरदार अदा करते हैं, मौजूद ही नहीं, हमें नजर ही नहीं आ रही है। और सूबे आराम से बैठे हुए, हालांकि काम सूबों का है, सूबों को जवाब इसलिए
इसलिए नहीं देना पड़ता क्योंकि आवाम को 18वीं तरमीम की समझ कहाँ से आएगी कि ये तो हमारी आवाम आपकी सिर्फ जिम्मेदारी एक ही हमला यहाँ पर होता पता है क्या है कि गाड़ी का टायर भी पंचर हो गया ना तो उसके वजीर आजम का कसूर है, तो हम लोग जवाब जो है वो तलब भी वजीर आजम से करते हैं डायरेक्ट। हम जो कसूरवार हैं बेसिकली जिनको काम करना चाहिए उनको हम एक्नॉलेज नहीं करते। सिंध में तो मामला बेहतर नजर आते हैं ना, वहाँ पर वो गवर्नमेंट नहीं है, तो वो सिंध गवर्नमेंट की जो जिम्मेदारी है वो भी पूरी करे, पंजाब गवर्नमेंट भी करे, केपी गवर्नमेंट भी करे और बलूचिस्तान गवर्नमेंट भी करे। खैर आगे बढ़ते हैं। एक और अहम मामला है जिसका वफाकी हुकूमत से ताल्लुक है। वफाकी हुकूमत ने हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर तारिक बनोरी को मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल करने से पहले ही ओहदे से हटा दिया। बिल्कुल। और इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से हफ्ते को जारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि HEC के ऑर्डिनेंस 2002 में तरमीम के बाद डॉक्टर तारिक बनोरी को फौरी तौर पर ओहदे से हटा दिया गया। और इस ऑर्डिनेंस के तहत डॉक्टर तारिक बनोरी ने चेयरमैन HEC के ओहदे पर 4 साल के लिए फाइज रहना था और इसके तहत उनकी मुद्दत मुलाजमत मई 2022 में मुकम्मल होना थी। तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 के तहत चेयरमैन HEC की मुद्दत कम करके 2 साल कर दी गई है। बिल्कुल ऐसा ही है। डॉक्टर तारिक बनोरी को मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी ने मई 2018 को हायर एजुकेशन कमीशन का चेयरमैन तैनात किया। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं HEC साबिक चेयरमैन डॉक्टर मुख्तार साहब। डॉक्टर मुख्तार साहब अस्सलाम वालेकुम। सर ये फैसला किया गया, मुद्दत भी कम कर दी गई, आप वजूहात क्या समझते हैं, क्या ज़रूरत थी और 2 साल की मुद्दत क्या बेहतर होगी किसी भी चेयरमैन के लिए कुछ तब्दीलियाँ लाने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। बड़ी एक्सेप्शनल एक मूव थी गवर्नमेंट की तरफ से और डेफिनेटली कोई मजबूरी होगी, वरना इतना सख्त कदम शायद गवर्नमेंट नहीं उठाती। 3 साल उन्होंने बर्दाश्त किया था। तो मैं उस चेयरमैन साहब की रिमूवल को मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन जो ये अमेंडमेंट हुई हैं, मेरी रिक्वेस्ट होगी गवर्नमेंट से कि इसको काइंडली रीथिंक करें, क्योंकि ये गवर्नेंस के बेसिक प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। 2 साल में तो अगले को समझ ही नहीं आएगी। और जो दूसरा इन्होंने काम किया है कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट थ्रू मिनिस्ट्री एजुकेशन और डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर साहब करेंगे, उसको भी रिकन्सिडर करें, क्योंकि एक अदारा अगर किसी मकसद से बनाया गया था और उसने डिलीवर किया और जब दुनिया उसकी मिसालें देती रही तो इस तरह गवर्नेंस के इशू पैदा करके तो फिर चल नहीं सकेगा अदारा। और आप डायरेक्ट किसी को अपॉइंटिंग अथॉरिटी ईडी की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की कोई और होगी और फिर चेयरमैन उससे कैसे काम लेगा। तो ये आप इंटेंशनली उस अदारे के अंदर एक ऐसा एक इशू सावर स्पॉट छोड़ेंगे जिससे मेरा ख्याल है और मसाइल पैदा होंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि इसको रिकन्सिडर करें, इससे अदारे के नुकसान होगा। आप उस दूसरी तरफ देखें ना, अभी रिसेंटली एक और ऑर्डिनेंस आया जिसमें स्टेट बैंक के जो है उसके लिए हेड को 5 से 7 साल टर्म कर दी गई है। उधर तो आप बढ़ाते हैं, इधर आप 4 साल से भी कम करके 2 साल में करते हैं। 2 साल में तो गृह बंदे को समझ ही नहीं आएगी कि ये दायरा क्या है, क्योंकि जो HEC का मैं खुद 13-14 साल HEC के अंदर रहा हूँ मुख्तलिफ पोजीशन पे, तो इतना मेरा ख्याल है 8-10 मिनिस्ट्रीज़ के बराबर तो उसके अंदर काम होता है। तो ये कम्प्लेक्स सिस्टम है, उसके लिए समझने के लिए कुछ थोड़ा सा टाइम चाहिए। अगर करना ही है तो थोड़ा सा बेशक 1-8 साल बढ़ा दें ताकि उसको कोई डिलीवर तो करे ना, फिर आप उसको टारगेट दें जो नया भी चेयरमैन आए और उससे फिर उसका जवाब लें बेसिकली। बिल्कुल ऐसे। तो डॉक्टर साहब तो अब आते हैं कि चेयरमैन जी बोलिए। नहीं, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। जो तारिक बनोरी साहब की जहाँ तक रिमूवल की बात है, तो मेरा ख्याल है कि इसमें कसूर जो बंदे अपॉइंट करते हैं ना, जो सर्च कमेटियां होती हैं, उनको देखना चाहिए। तारिक बनोरी साहब इज़ ए प्रोफेशनल पर्सन, वेरी इंटेलेक्चुअल, लेकिन ये उनका काम नहीं था और उनको खुद भी समझ आना चाहिए था। देखें, किसी यूनिवर्सिटियों के बारे में जानना और यूनिवर्सिटियों के बारे में आपके आर्टिकल लिखना से आप ये एक्सपर्ट नहीं बन सकते यूनिवर्सिटियों के, क्योंकि उन्होंने कभी भी किसी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी के अंदर काम नहीं किया और ना कभी किसी दुनिया में भी किसी यूनिवर्सिटी के अंदर किसी पोजीशन पे इस तरह की नहीं रही, एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे नहीं रहे कि जिससे कहा जाए कि उनको इस सेक्टर का बेहतरीन पता था। ऊपर से जो उन्होंने, मेरा ख्याल है जो उन्होंने 1-2 गलतियां उनसे हुई हैं, वही हुई हैं कि उन्होंने बेसाब इस तरह के लोग रख लिए जिनका यूनिवर्सिटी सिस्टम से शायद इतना तल्लक नहीं भी था, और वो एडवाइजिंग उनको, और फिर वो दूसरा उनको पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटी का इतनी समझ नहीं थी। दूसरा उन्होंने यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर जो स्टेक होल्डर से उनसे अपने आप को डिस्टेंस किया और ऊपर से इम्प्लीमेंट बाहर से ला के चीजें करने की कोशिश की, तो वो होनी नहीं थी। वो नजर आ रहा था शुरू से कि दे आर गोइंग इन रॉन्ग डायरेक्शन, और जिसकी वजह से मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को ये स्टेप लेना पड़ा। सही। डॉक्टर साहब, डॉक्टर तारिक बनोरी के दौर में HEC की तालीमी मयार को बेहतर बनाने के लिए भी कुछ इकदाम किए गए थे, क्या आप समझते हैं वो कामयाब साबित हुए? जैसा कि नई PhD पॉलिसी और 2 साल मास्टर और बैचलर प्रोग्राम को ख़त्म करना, क्या आप समझते हैं कि ये कामयाब रहे प्रोग्राम, या फिर यही तब्दीली की वजह बने? सर नहीं,
नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो ग्राउंड रियलिटी से उनका कोई ताल्लुक था। वो बेसिकली जब आप अमेरिका में कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आप पाकिस्तान में लेके आ जाए। अब मरी में बहुत अच्छे सेब लगते हैं, आप उनको मुल्तान में जाके लगा दें तो मेरा नहीं ख्याल कि वो सेब उगेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो वो बेसिकली उनसे जो गलतियां हुई ना वो यही हुई कि जो पॉलिसियां उन्होंने बंदे रखे थे, उन्होंने भी अपनी जस्टिफाई करनी थी नौकरी, तो उन्होंने कॉपी पेस्ट कुछ पॉलिसियां करके लाने की कोशिश की, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है उनको मसाइल हुए। जहाँ तक वो 2 साल बैचलर प्रोग्राम और 2 साल मास्टर प्रोग्राम खत्म करने का, ये तो पुराना प्रोग्राम है, ये तो 2005 का डिसीजन है। उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रॉपर होमवर्क करने के बाद करना चाहिए था, उसमें भी थोड़ी सी गलती हुई। तो इसके अलावा भी कुछ मसाइल थे जिसकी वजह से नेचुरली गवर्नमेंट ने कुछ सोच के इतना बड़ा कदम उठाया। ठीक है, फिर डॉक्टर साहब हमें ये बताएं कि अगला चेयरमैन चुनने के लिए हुकूमत को क्या गलती नहीं करनी चाहिए, और आप चेयरमैन रह चुके हैं, क्या 2 साल की मुद्दत अगला चेयरमैन जितना भी काबिल हो उसके लिए इतनी होगी कि वो अच्छी तब्दीलियां ला सके? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी चेयरमैन 2 साल में कुछ डिलीवर कर सकेगा। इनको इसीलिए मैंने शुरू में कह दिया कि इन गवर्नमेंट को काइंडली इसको रिकंसिडर करना चाहिए। एक अच्छा अदारा मुल्क में बना हुआ है, इसके दुनिया इसकी मिसालें लेती है, तो इसको अच्छी तरीके से चलाएं और इसके ऊपर फेथ के साथ आप इसके ऊपर नजर रखें ना। जिस तरह अभी आके अचानक एक्टिव हुई गवर्नमेंट, तो ये बेसिकली मेरा ख्याल है ये स्टेप तो 2 साल पहले ले लेना चाहिए था, 1 साल पहले ले लेना चाहिए था। बुला के तारिक भटौड़ी साहब से कहते कि भाई नहीं चल रहा काम, तो आप स्टेप डाउन हो जाए, और मेरा ख्याल है वो प्रोफेशनल थे, वो रिजाइन कर देते, तो ये नौबत ही ना आती इन चीज़ों की, क्योंकि एक बड़ी रिस्पेक्टेबल पोजीशन है, इसको इस तरह नहीं खत्म करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, इसको इस तरह खत्म नहीं करना चाहिए। प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक चेयरमैन HEC, और उनका ये कहना कि मैं तो शायद समझ भी नहीं आएगी अगर हम सियासतदानों की बात करें तो वो कोई भी वज़ीर आज़म वो कहता है 5 साल में तो हमें समझ आना शुरू होती है। बिल्कुल ऐसा ही है, और तब टेन्योर खत्म हो जाता है और नई हुकूमत आ जाती है। चलें इंशाल्लाह एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे और कुछ हम क्रिकेट की बात भी करेंगे आपसे कि टीम तो पहुंच गई है, परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम वापस आए हैं शाहीनों की बात लेकर, कौमी शाहीनों ने प्रोटीज के देश में डेरे जमा लिए। हाँ जी, सीरीज से पहले कौमी क्रिकेटर्स ने सेंचुरियन में ट्रेनिंग शुरू कर दिया। खिलाड़ी और फिजिकल फिटनेस जो है उस हवाले से बात करेंगे, बैटिंग के बारे में बात करेंगे, बॉलिंग के बारे में बात करेंगे, हमारी फील्डिंग कितनी बेहतर होनी चाहिए इस पर भी बात होगी। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। टीम वहाँ पहुँच गई, प्रैक्टिस शुरू कर दी है, क्या उम्मीदें हमें रखनी चाहिए बल्लेबाजों से? उन पिचेस पर कुछ अच्छी उम्मीद रखी जा सकती है? सबसे पहले वालेकुम अस्सलाम। और जिस तरह से आपने बात की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में, वहाँ की विकेटें बड़ी डिफरेंट हैं पाकिस्तान की बेजान विकेटों के बरक्स, तो आप अपने बल्लेबाजों से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता न करें। पिछली दफ़ा जब 2018 दिसंबर 2018 से फरवरी 2019 तक हमने दौरा किया था साउथ अफ्रीका का, तो उस दौरे में हमें वनडे और T20 दोनों सीरीज़ में शिकस्त हुई थी। अब देखते हैं कि हमारी बैटिंग क्या करती है। यकीनन एक सवालिया निशान है। बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि क्या मोहम्मद रिजवान इनिंग्स ओपन करेंगे, क्या बाबर आजम के साथ शर्जील खान इनिंग्स ओपन करेंगे, बहुत सारे सवालात हैं। आपका मिडिल ऑर्डर क्या होगा? मोहम्मद हफीज़ तो T20 टीम में, मैं वनडे टीम की बात कर रहा हूँ। कल बल्कि 2 अप्रैल से जो पहला वनडे हो रहा है उसके लिए पाकिस्तान की जो बैटिंग है वल्नरेबल लगती है। हारिस सोहेल को आपने ड्रॉप कर दिया है, आपके पास कोई सीजन कैंपेनर नहीं है मिडिल ऑर्डर में, तो इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम टू कोप विद द साउथ अफ्रीकन विकेट्स। बिल्कुल ठीक है। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, हमारी बॉलिंग के बारे में ज़रा बता दीजिएगा कि क्या आप देख रहे हैं कि हम इतने मजबूत हैं कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं कि अगर बैट्समैन थोड़े से कमज़ोर हो जाएं तो बॉलिंग कुछ फ़ायदा दे सके? देखिए, बॉलिंग तो वहाँ बेहतर होगी, आपको तवक्कुआत रखनी चाहिए। शाहीन शाह अफरीदी बेहतरीन बॉलर है, हसन अली की वापसी हुई है, उसके अलावा हारिस रऊफ तो T20 के स्पेशलिस्ट हैं। अब देखते हैं उन्हें वनडे में खिलाते हैं या नहीं। फ़हीम अशरफ वो खेलेंगे। शादाब खान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, वो एज अ वाइस कैप्टन गए हैं और उनकी वजह से जाहिद महमूद को पाकिस्तान की वनडे और T20 टीम में नहीं रखा गया, और जाहिद महमूद जो है
वो पाकिस्तान की टेस्ट टीम में शामिल है। तो शादाब खान को अपनी फिटनेस प्रूव करना होगी। उन्होंने जाने से पहले कहा था कि उनकी फिटनेस की वजह से उनकी कारकर्दगी पर असर पड़ा है। आया हम उस्मान कादिर को, जिन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ पाकिस्तानी सरजमीन पर अच्छी बॉलिंग की थी, क्या हम उन्हें आजमाते हैं वनडे या T20 सीरीज में? बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू अवर बैटिंग हमारी बॉलिंग ज्यादा बेहतर नजर आती है। ठीक है, सही। मिर्जा इकबाल बेग साहब बताइएगा, क्या स्पिन बॉलिंग के शोबे में हम कितने मजबूत नजर आते हैं? क्या समझते हैं हमारे खिलाड़ी जो है वहां पर पिछाड़ सकते हैं? आपकी बात सही है कि यकीनन पाकिस्तानी बैट्समैनों के लिए भी चैलेंज होगा, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। साउथ अफ्रीका की विकेट्स और साउथ अफ्रीका का एटमॉस्फेयर, फिर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जिस तरीके से खेल रही है बाहर जाकर, आपको पता है कि साउथ अफ्रीका का दौरा ऑस्ट्रेलिया ने कैंसिल कर दिया, फिर इंग्लैंड की टीम साउथ अफ्रीका पहुंच गई थी और उसके बाद वो वतन वापस चली गई। तो ऐसी कंडीशंस में, ऐसे हालात में जब कोविड-19 के असरात साउथ अफ्रीका में बहुत ज्यादा है, आप देखें कि पाकिस्तानी हुकूमत ने साउथ अफ्रीका से मुसाफिरों के आने पर पाबंदी लगाई हुई है। तो ऐसी सिचुएशन में इट विल बी अ बिग चैलेंज फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम कि वो कैसा परफॉर्म करते हैं। बिल्कुल ठीक है। मिर्जा इकबाल बेग साहब, जिम्बाब्वे का टूर भी है और साथ बाबर आजम का थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। बाबर आजम के पास कितना ये इम्पोर्टेंट टाइम है कि वो अपनी इससे रेटिंग्स भी बेहतर कर सकते हैं और रैंकिंग भी बेहतर कर सकते हैं। अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो हम देख रहे हैं कि विराट कोहली के बिल्कुल साथ साथ वो हमें ODI में नजर आ रहे हैं, T20 में भी ऊपर जा सकते हैं। बिल्कुल हमजा, दरअसल जो बाबर आजम के लिए चैलेंजिंग टास्क है एज अ कैप्टन, उनकी कारकर्दगी, उन्हें अपने खिलाड़ियों को जिस तरीके से फील्ड में मार्शल करना है वो भी उनके लिए चैलेंज है, और साथ ही साथ अपनी बैटिंग की परफॉर्मेंस को बरकरार रखना भी उनके लिए चैलेंज है। नो डाउट बाबर आजम एक बहुत ज़बरदस्त किस्म के बैट्समैन की हैसियत से उभर कर सामने आए गुज़िश्ता 2-2.5 बरस में, तो उनके लिए चैलेंज तो होगा। अब देखते हैं कि वो फ्रंट से लीड कैसे करते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या बाबर आजम इनिंग्स ओपन करेंगे मोहम्मद रिजवान के साथ? शर्जील खान की फिटनेस पर सवाल है, क्या शर्जील खान T20 में इनिंग्स ओपन करेंगे? क्या फखर जमान, जिन्हें ODI टीम में लिया गया है, क्या वो ODI टीम में रिजवान के साथ इनिंग्स ओपन करते हैं या बाबर आजम खुद जाते हैं? मेरे ख्याल में मुझे लग रहा है ODI में बाबर आजम 1 डाउन पोजीशन पर जाएंगे। तो मिर्जा इकबाल बेग साहब, जिम्बाब्वे की बात करें, जिम्बाब्वे का जो टीम है वो दौरा है, कि क्या समझते हैं कि हरीफ जो है वो इस कदर कमजोर है कि हमारी टीम जो है ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकती है, या फिर समझ रहे हैं कि वहाँ पर भी कड़ा मुकाबला हो सकता है? ईशाल, जिम्बाब्वे की टीम की कारकर्दगी बड़ी ही मायूस कुन रही है। अभी आप देखें, जब वो मुत्तहिदा अरब अमारात में अफगानिस्तान के खिलाफ खेल रही थी तो उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। बिल्कुल बिखरी टीम नजर आई। उसकी बुनियादी वजह यह है कि वहाँ सियासत बहुत हो गई, जिस तरह साउथ अफ्रीका में हो गई कि सफ़ेद फार्म क्रिकेटर्स के साथ साथ उन्हें स्याह फार्म क्रिकेटर्स को शामिल करना, एक बड़ी तादाद को शामिल करना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से उनकी कारकर्दगी डिटीरियोरेट हो रही है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जिम्बाब्वे के खिलाफ मैं समझता हूं कि हमें कोई ज्यादा मुश्किल और दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो उनके खिलाफ टेस्ट सीरीज है और T20 सीरीज है, पहले T20 सीरीज होगी, 3 T20 कल स्केड्यूल आ गया है और उसके बाद 2 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। मिर्जा इकबाल बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपका, सुबह सवेरे पाकिस्तान का आप हिस्सा बने। और पाकिस्तान का ये जो टूर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान कुछ सीरीज़ खेल रहा है, कुछ मैचेस खेल रहा है, उसके बाद पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में भी जाना है। और जो भारत की परफॉर्मेंस है खुसूसी तौर पर, क्योंकि भारत में T20 वर्ल्ड कप होना है, हम देख रहे हैं कि भारत बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है। हमने देखा इंग्लैंड को उन्होंने सीरीज़ हराई है। पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी और कम से कम अपना स्क्वाड फाइनल कर लेना चाहिए कि ये लोग जाएंगे, ये लोग नहीं जाएंगे। अब अगली दफ़ा भी स्क्वाड शायद तब्दीली हम देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब यहाँ पर मेरे ख्याल में हमजा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और गुफ्तगू का आगे भी मजीद आगाज़ करेंगे। बिल्कुल ठीक है, स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाजरीन, आज की जो रात है वो बहुत ही बरकतों वाली रात है, बहुत ही फजीलतों वाली रात है, तौबा मगफरत की रात है। मुल्क भर में शब बारात आज इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। शब के मानी रात
और बारात के मानी बरी होने यानी कि कता ताल्लुक करने के हैं। हाँ जी बिल्कुल, चूँकि इस रात मुसलमान तौबा करके गुनाहों से कता ताल्लुक करते हैं और अल्लाह ताला की रहमत से बेशुमार मुसलमान जहन्नुम से निजात पाते हैं, इसलिए इस रात को शब बारात कहते हैं। और इस रात को लैलतुल मुबारका यानी बरकतों वाली रात और लैलतुल रहमा रहमत नाजिल होने की रात बेशाल कहा जाता है। जी हाँ, इस रात को कसरत से इबादत करना, अल्लाह ताला से अपने लिए खैर की दुआएं मांगना या फिर मुआफ़ी मांगना, अपने लिए रिज़्क मांगना, ये तमाम इबादतें, ये दुआएं इस रात में हम मांगते हैं, हम इबादत करते हैं ताकि अल्लाह ताला से हमें मग़फ़रत मिल सके, रहमत मिल सके। पूरी उम्मत मुस्लिमा की भलाई के लिए दुआएं करना और अगले रोज़ 15 शुबान को रोज़ा रखना, और इसके अजर की बात भी हम इस हवाले से करेंगे कि कितनी फजीलत भरी ये रात है। बिल्कुल, आज शब मग़फ़िरत है, आज शब बख्शिश है, शब निजात है। आज की रात एक आंसू नदामत में अगर आप बहा लेते हैं तो चाहे आपके गुनाह ज़मीन व आसमान जितने क्यों ना हो, अल्लाह ताला बख्शिश फरमाता है, उनको माफ़ फरमाता है। इस्तग़फ़ार किस तरह से करना है, आज की रात कितनी बाबरकत रात है, इस हवाले से बात करेंगे। मजहबी स्कॉलर ऐनुल हक बगदादी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ऐनुल हक बगदाद, अस्सलामु अलैकुम। सर, शब बारात क्या है, इस रात की अहमियत क्या है, इसको किस तरीके से मनाना चाहिए? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत शुक्रिया आपने आज मौका दिया गुफ्तगू करने का। जैसा कि आपने अपने इंट्रो के अंदर ये फरमा दिया कि शब बराअत, तो जो लफ्ज़ बराअत है उसके मीनिंग आपने बता दिए कि इसका मतलब आज के दिन दो चीज़ें हैं, गुनाहों से कता ताल्लुक़ करना और जहन्नुम की आग से छुटकारा हासिल करना। तो गोया कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बिलखुसूस मुसलमानों के ऊपर और उम्मत मुस्लिमा के ऊपर एक फ़ज़ल व करम भी है, और ये रात एक तोहफ़े की सूरत में इनको अता की गई है। गुजारिश ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्मत मुस्लिमा को उनके मुख्तलिफ़ जो दिन और मुख्तलिफ़ अय्याम ऐसे रखे कि जिनकी इबादात उनकी ज़िंदगी के अंदर बहुत ही अहमियत की हामिल हैं। जैसा कि हमारे 6 दिन होते हैं, 6 दिन के बाद 7वां दिन जुमअतुल मुबारक का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अता किया, और ये जुमअतुल मुबारक की फजीलत इतनी है कि जो मौजूद है, जिसके ऊपर गुफ्तगू के लिए कोई अलग वक्त होगा। इसी तरह कि हर ये 12 महीने हैं हमारे, 12 महीनों के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक महीना 11 के बाद 12वां महीना रमज़ानुल मुबारक का रखा, जिसकी अहमियत और फजीलत है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लोगों को उनके गुनाह माफ़ करवाने का एक बेहतरीन पैकेज दे दिया, और उसके साथ साथ 11 महीनों की तैयारी भी इंसान के लिए दे दी गई। इसी तरीके से रातों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक रात 27वीं शब क़द्र जिसको बोला जाता है वो रखी गई, और फरमाया कि खैरु मिन अल्फ़ि शहर, कि ये एक रात 1000 महीनों की इबादत से अफजल है। बेशक मुसलमानों के ऊपर ये फजल करम क्यों है? ये इसलिए है कि पहली उम्मतों की उम्रें बहुत ज़्यादा हुआ करती थीं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत की उम्रें कम हैं। तो जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहली उम्मतों का तज़किरा फरमाते तो उस वक्त सहाबा कराम के अंदर ये रश्क पैदा होता कि या रसूल अल्लाह, उन लोगों ने इबादत ज़्यादा कसरत से करके ज़्यादा सवाब कमा लिया जबकि वो हम नहीं कर सके। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके मुकाबले में भी फरमाया कि आपको रब ताला ने कुछ ऐसे अय्याम और कुछ ऐसी रातें अता कर दी हैं कि उनमें आप इबादत करके उनकी लंबी उम्रों के सवाब से ज़्यादा सवाब हासिल कर सकते हैं। उन्हीं में से एक शब बारात भी है। एक इस पे छोटी सी गुजारिश पहले कुरान अजीम से कर दूं जी, ताकि चंद हदीस मुबारक हम बयान करेंगे जो इस रात की फजीलत के ऊपर दलालत करती हैं। कुरान अजीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये उसूल दे दिया है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वमा आताकुम रसूलु फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, कि जो तुम्हें रसूल दे दे उसको पकड़ लो मजबूती से, और जिससे मना कर दे उससे रुक जाओ। तो अब हमने देखना यह है कि इस रात के ऊपर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन मुबारक क्या हैं। सबसे पहली हदीस मुबारक मैं यहाँ बयान कर देता हूँ, जिसमें फजीलत भी है और जिसमें हदीस की तरफ से इसकी शरई हैसियत के ऊपर दलालत भी हो जाएगी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान अक़दस है, इज़ा काना लैलतुन निस्फ़ि मिन शाबान यंज़िलुल्लाहु तबारक व तआला इला समाइद दुनिया, कि जब ये 15वीं शाबान की रात आती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी शान के मुताबिक आसमान दुनिया के ऊपर नुज़ूल फरमाते हैं। फरमाया व यग़फ़िरु लिइबादिही, और अपने मोमिन बंदों की वो माफ़ी फरमाता है, इल्ला मा काना मिन मुशरिकिन और मशाहिन लिअख़ीही, सिवाय उन 2 लोगों के कि एक जो शिरक करने वाला हो रब के साथ, और फरमाया दूसरा वो है
जो अपने भाइयों के बारे में कीना, बुग़्ज़ और हसद रखने वाला हो। तो गोया कि इस हदीस मुबारक के मुताबिक भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस रात की फजीलत बयान कर दी कि आज की रात रब ताला आसमान दुनिया पर आकर अपने मोमिन बंदू को जो उससे मग़फ़िरत तलब करते हैं उनको माफ़ फरमाता है। आपने अपने इंट्रो के अंदर बात की थी और उसमें आपने काफ़ी चीज़ों जी बगदादी साहब, जैसा कि इरशाद बारी ताला है कि कोई है जो मुझसे मग़फ़िरत का तलबगार हो मैं बख्श दूंगा, है कोई मुझसे जो रिज़्क़ का तलबगार हो मैं रिज़्क़ अता करूंगा। तो ऐसा कौन सा तरीका है कि हम अल्लाह के हुज़ूर झुकें और हमारी दुआएं कबूल हो जाएं? इस रात की बाबरकत रात में हम लोग ऐसे कौन से तरीके से अल्लाह के हुज़ूर झुकें कि हमारी हर दुआ कबूलियत का दर्जा इख्तियार कर जाए? जी जी बहुत खूबसूरत। मैं आपकी यही बात में अर्ज़ करने वाला था। आपने अपने इंट्रो के अंदर भी ये गुफ्तगू की और इसके ऊपर इमाम अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी हदीस मुबारक मौजूद है जिसमें आपने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वो तरीका बता दिया कि आज की रात हमने क्या करना है और शब बारात से नेक्स्ट जो कमिंग दिन होगा उसके अंदर हमने क्या करना है। तो आप फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद मुबारक है कि इज़ा काना लैलतुन नुस्फ़ मिन शाबान फ़क़ूमू लैलहा, कि जब ये 15वीं शाबान की रात होगी तो इस रात में क़ूमू लैलहा, इसकी रात को इबादत करें, खड़े हो जाएं, क़याम फरमाएं। वसूमू नहारहा, और इस शब बारात का जो नेक्स्ट दिन आएगा उस दिन में आप इसका रोज़ा रखें। फ़इन्नल्लाह यंज़िलु फ़ीहा लिग़ुरूबि शम्स इला समाइ दुनिया, वही बात फरमाई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमान दुनिया पे अपनी शान के मुताबिक नुज़ूल फरमाता है। फ़यक़ूलु, और ये अल्फाज में वो अरबी उनकी बता रहा हूँ जो आप फरमा रही थी। फ़यक़ूलु, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है अला मिन मुस्तग़फ़िरिन फ़अग़फ़िरु लहू, है को मुझसे माफ़ी मांगने वाला कि आज की रात में उसको माफ़ कर दूँ। अला मिन मुस्तरज़िक़, है कोई मुझसे रिज़्क़ तलब करने वाला, फ़अरज़ुक़हू, मैं उसको रिज़्क़ अता कर दूँ। अला मुब्तलिन फ़अआफ़ियहु अन्हु, और है मुझसे कोई मुश्किलात और मसाइब और परेशानियों में झगड़ा हुआ जो मुझसे आज़ादी चाहता हो इन चीज़ों से, मैं उसको माफ़ कर दूँ, मैं उसको नजात दिलवा दूँ। किज़ा व किज़ा, इस तरह और बहुत सारी चीज़ों का भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिक्र फरमाता है। हत्ता यतलअल फज्र, यहाँ तक के फजर का सूरज तुलू हो जाए। तो गोया के पूरी रात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमत के साथ इंसानों की तरफ मुतवज्जे होता है। बिल्कुल, अल्लाह इंसानों की तरफ मुतवज्जे होता है। ऐनुल हक बगदादी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, सुबह सवेरे पाक का आप हिस्सा बने। आज की रात दुआ मांगी अपने लिए भी, अपने प्यारों के लिए भी, अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए भी। हम दोनों को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सुबह सवेरे पाकिस्तान।